अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स हाउस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं और आप किस तरह के नावल सुनना चाहते हैं। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वज़ू करें। उसकी शरारत से भरपूर आवाज़ हल्की हंसी के साथ उभरी, साथ ही पूरे ग्रुप की खिलखिलाहटें बिखर गईं। उसके कदम ज़रा सा ठटके और हमेशा की तरह उसका एतमाद फ़ज़ा में धुएं के गोल की तरह गुम होने लगा। उसने हाथों में पकड़ी किताबें कुछ और मजबूती से भींच ली। लामहला यहाँ से गुजरना ही था। वो पूरा ग्रुप क्लास के सामने की राहदारी में जमा खड़ा था। पूंछो न अर्क रुखसारों से, रंगीनी हुस्न को भरने दो। सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते हैं। उसका चुलबुलापन उसके एतमाद की दीवार को गिरता देखकर और बढ़ गया। उसके शफाफ चेहरे पर चमकता पसीना बहुत वाज़ेह था। इकट्ठी 10-12 लड़कियां जमा थीं और सबकी निगाहें उस पर जमी थीं और साथ हंसी की झंकारें भी बज रही थीं। सब्र का घूंट पीकर वो सर झुकाकर फर्माबरदार शागिर्द की तरह क्लास रूम में चला गया। उसकी कोशिश यही होती थी कि उसका ग्रुप से इस ग्रुप से सामना ही ना हो, मगर वाए किस्मत, इस ग्रुप की लीडर अनोशा एहसान उसकी फ़र्स्ट कज़न भी थी। उससे उसका रोज़ो शब का साथ था। वो कोई मौका जाने नहीं देती थी उसके मजाक उड़ाने का। हालांकि उसके ख्याल में उसमें कोई कमी नहीं थी। शक्ल सूरत के एतबार से वो खासा खूबरू था। उसके कद काट से भी भरपूर मर्दानगी झलकती थी। हाँ, बस उसकी ज़िंदगी में लड़कियों की रंगीनी की आमेजिश नहीं थी। वो इस शराब और इसके नशे से शायद खौफज़दा रहता था। उसका बचपन बड़ा तमीज़दार गुजरा था। उसकी नौजवानी बड़ी पाकीज़ा गुजर रही थी और इस उम्र में पहुंचकर भी वो लड़कियों से यूं दूर भागता जैसे वो फ़ज़ा में लहराती हों जो मौका पाकर उससे चिमट जाएंगी। ख़ास कर बेबाक शोख और शंग लड़कियों से वो कोसों दूर भागता था। वो बड़ा मस्त मलंग, अपनी ज़ात अपनी किताबों में गुम रहने वाला लड़का था। मगर न जाने क्यों उसकी ये आदतें उसकी कज़न अनुषा के लिए खट्टी मीठी गोलियां बनकर रह गई थी, जिसे वो खूब मज़े ले लेकर चूसती, उस पर तबसरे करती और खूब मजाक उड़ाती। वो फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। तब तो सब ठीक रहा, इन शरारतों को नज़रअंदाज करता रहा। मगर अब उम्र के साथ तालीम के मदारिज भी तय करने के बाद उसे अपनी हित तक का एहसास शदीद होने लगा। वो कॉलेज में तो उसे खासा बदनाम कर चुकी थी। लड़के भी उस पर कभी फिक्रे उछाल देते। खुद उसके दोस्त भी चिढ़ कर कहते, यार गज़नी, तुम मर्द के बच्चे हो या नहीं यार, इतनी अच्छी शक्ल सूरत है और तू है कि किसी को लिफ्ट ही नहीं देता। शुक्र है मैं मर्द का बच्चा हूँ, शैतान का नहीं। वह आबिद हाशमी को कभी कभी चिढ़कर जवाब दे दिया करता और वो कहा मार कर रह जाता, कोई आसेब है इस हसीन शहर पर, शाम रोशन है लेकिन सुहानी नहीं। ये अनुषा एहसान ही थी जिसने उसे अच्छा खासा मौजू बनाकर रख छोड़ा था। वो मुठियाँ भींचकर इस ग्रुप पर लानत मलामत करके आगे बढ़ जाता, मगर वो तो घर में भी उसे तंग करने से बाज ना आती। मगर इतना था कि घर में उसके सब हमायती थे। सबसे बड़ी दादी, फिर मम्मा, चचा जान और चची भी कभी कभार बेटी को ही डांट दिया करती थी। पर वो कब बाज आने वाली थी। खाने की मेज़ पर मिर्च मसाले के साथ उसके शर्मीलेपन और पारसाई के किस्से यूँ बयान करती कि कभी कभी तो उसे खुद भी अपनी पारसाई पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती। पारसाई नेक चलनी किसी गाली की तरह लगने लगती। कल रात मैंने ख्वाब में देखा वो आज फिर उसकी राह में आई थी, मगर ख्वाब मुखातिब उसकी वही छिछोड़ी दोस्तें थीं। राहदारी की दीवार से लगी, दोनों हाथ बगलों में दबाए, कंधे पर बैग झूल रहा था और मुंह में च्युइंगम एक लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग सफ़ेद चुगा पहने हाथ में तस्बीह लिए सामने से चला आ रहा था। गले में 2-3 तस्बीह नुमा मालाएं लटक रही थीं। बाल खिचड़ी से थे, पैर में चप्पल नदारत। वो मेरे नज़दीक आकर खड़ा हो गया। हाय अनुषा, फिर तो चीख मार कर उठ गई क्या? अदीला ने पूछा तो वो सर नफ़े में हिलाकर च्युइंगम का पटाखा फोड़ते हुए बोली, नहीं, बल्कि मैं तो उसके कदमों में बैठ गई और इंतहाई अकीदत से कहने लगी, मोहतरम, आप तो कई बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग मालूम हो रहे हैं। मेरी कुछ परेशानियां हैं, क्या आप उन्हें सुनेंगे? मैंने ये कहकर सर उठाया तो पता है क्या हुआ? क्या? वो सब एक साथ चिल्लाई। गज़फ़र ने थूक निकला और अपना चश्मा उतार कर रुमाल से पोंछकर फिर आंखों पर चढ़ा लिया और 2 कदम आगे आकर खंकारते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, मुझे अंदर जाने का रास्ता दीजिएगा। उसने सर झुकाए झुकाए अदीला को मुखातिब किया कि वही दरवाजे पर फैल के खड़ी थी। उसकी आवाज़ पर वो ज़रा सा उछली, जो सरासर डरने की महज एक्टिंग थी। फिर उसे मुतबस्सम नज़रों से देखते हुए ज़रा सा हिली। इस मुख्तसर जगह से गुजरना गज़फ़र के लिए इम्तहान ही था, मगर वो वहाँ मज़ीद ठहरना भी
ضبط اور صبر کے گرم گرم جھلستے گھونٹ ہی پینا تھا۔ وہ اپنی فضول گوئی کا شوق خواب کے نام پر پورا کر رہی تھی۔ ہاں بتاؤ نا، کیا ہوا؟ کوئی بم بلاسٹ ہو گیا کیا؟ لڑکیاں دیکھ اسے رہی تھیں اور اصرار انوشا سے کر رہی تھی۔ تجسس سے زیادہ ہنسنے کا دل چاہ رہا تھا۔ جانتی تو تھی انوشا کیا ہانک رہی تھی۔ سب اس کی عادت سے نہ صرف واقف نہیں بلکہ خود بھی ایسی ہی بد عادتوں میں مبتلا تھی۔ کہیں یہ بزرگ وہ والے تو نہیں تھے؟ عرفانہ چمک کر پرخیال انداز میں بولی، کمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہو سوئے میں خانہ، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے برے اللہ والے ہیں۔ اور جیسے ہر طرف سے ان سب کی کل بکھر گئی، وہ کلاس روم میں جا کر آخری رو میں بیٹھ گیا اور فائل کھول کر اپنے اسائنمنٹ مکمل کرنے لگا۔ شکر ہوا کہ پروفیسر زبیر جلدی ہی کلاس میں آ گئے اور وہ پورا ٹولہ شرافت کا چولا پہن کر اپنی اپنی سیٹوں پر براجمان ہو گیا۔ علم و فن کے دیوانے عاشقی سے ڈرتے ہیں، زندگی کے خواہاں ہیں زندگی سے ڈرتے ہیں۔ فل والیوم سے اس کا سی ڈی پلیئر بج رہا تھا اور اس کے اعصاب منتشر ہو رہے تھے۔ توبہ اور جوانی میں اے خمار کیا کہنا، لوگ آپ جیسے ہی متقی سے ڈرتے ہیں، زندگی کے خواہاں ہیں زندگی سے ڈرتے ہیں۔ صرف پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی تو وہ کتاب بند کر کے کچھ دیر لیٹ جاتا، مگر وہ تو اسے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر رہی تھی۔ جانے کہاں کہاں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایسی کیسٹ لاتی اور اسے سنانے کو آواز بھی تیز رکھتی۔ لیونگ روم میں بڑی پھپھو اور چھوٹی پھپھو دونوں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھیں۔ عموماً وہ ہر اتوار ضرور آتی تھیں اور ایسے میں انوشا کی بدتمیزیاں عروج پر پہنچ جاتی۔ وہ ان کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں لگ کر بھی اسے تنگ کیے بغیر نہ رہتی۔ فضول قسم کی موویز دیکھی جاتی، گانوں پر کھلے عام اور بے ہنگم تبصرے کر کے خوب ہنستی، آئس کریم بار جایا جاتا، ٹیرس پر ٹھٹے لگاتے ہوئے اطراف کے گھروں میں تانگ جانگ کے ساتھ انہیں تنگ کرنے کے لیے لیچی کے بیج پھینکے جاتے، مونگ پھلی کے چھلکے، کبھی کینوں کے چھلکے سڑک پر چلتے لوگوں پر مارے جاتے۔ نیچے لاہور میں بیٹھی بڑے لوگوں میں ایک دادی ہی تھی جو اس نسل کی حرکتوں سے نالاں تھی اور انہیں وقتاً فوقتاً ٹوکتی نظر آتی۔ علم و فن کے دیوانے عاشقی سے ڈرتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا، آواز کے شور کے ساتھ وہ پورا ڈریلا بھی اندر چلا آیا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ کوئی پیغام نہ دعا ہے کوئی، اس قدر ہم سے ہے خفا ہے کوئی۔ فیضان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور اس کی رائٹنگ ٹیبل کی ٹاپ پر ذرا سا ٹک گیا۔ تم شعر ضائع کر رہے ہو، انہیں خفا کا مفہوم بھی نہیں پتہ۔ انوشا نے اس کی کرسی کی پشت پر دونوں ہتھیلیاں جما دی اور ہلکے سے ہنسی۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، محبت کا نہ صحیح خفا ہونے کا مطلب تو جانتے ہی ہوں گے، نیلا نے کہا، پھر غضنفر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں غزنی بھائی؟ غضنفر کو اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہونے لگی۔ وہ کتابیں سمیٹ کر کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے بارے میں خود اتنا نہیں جانتا جتنا یہ شاید میرے بارے میں جانتی ہیں۔ اس نے انوشا کی طرف اشارہ کیا۔ خاصے اعتماد کا مظاہرہ تھا۔ انوشا بھویں اچکا کر دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے اس کے وسیع بیڈ پر پھیل کر بیٹھ گئی۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ کوئی تم سے زیادہ جانتا ہے۔ میرے معاملے میں ایسا ہوتا تو میں اپنی خوش نصیبی پر فوت ہی ہو جاتا۔ واہ کیا لک ہے، ایک حسین لڑکی تم سے زیادہ جانتی ہے۔ فرحان اس کی کرسی پر خود اطمینان سے پھیل کر بیٹھتے ہوئے جیسے اسے رشک آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر انوشا کی طرف دیکھ کر ایک طویل سانس لبوں سے آزاد کرتے ہوئے بولا، اس کو کچھ تو بنا دیا ہے تم نے تھوڑا سا دھیان دے کر۔ کمرے میں سب کی مشترکہ ہنسی بکھر گئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ لو اسے کیا ہوا؟ فیضان نے آنکھیں پھیلا کر دروازے کو دیکھا۔ شرما گیا بچہ۔ فرحان ابھی تک ہنس رہا تھا، پھر انوشا کی طرف دیکھا۔ تمہارے تو ذکر سے بھی یوں بھاگتا ہے جیسے میرا ذکر ہی ان متقی صاحب کا وضو توڑ دے۔ وہ دامن جھاڑ کر بیڈ سے اتر گئی۔ اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا، پھر سر جھٹک کر ہنسنے لگی۔ لوگ ان جیسے ہی متقی سے ڈرتے ہیں یار، یہ زیادتی ہے۔ رابعہ نے پہلی بار اپنی زبان کو زحمت دی۔ جب وہ اس ٹائپ کا مذاق برداشت نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے تو کیوں تم لوگ تنگ کرتے ہو؟ ایک شریف آدمی، اچھے خاصے مہذب اور نیک انسان کو خام خواہ میں تنگ کرنا، مذاق کا نشانہ بنانا، اس کی پارسائی کو لطیفہ بتانا، دس از ناٹ فیئر۔ اس کی ملامت بھری نظریں خصوصاً انوشا پر تھیں۔ فیضان تو کھسیا کر کمرے سے نکل گیا۔ فرحان بھی کچھ بیزار سا ہوا، اس کے پیچھے ہی چل پڑا۔ انوشا البتہ ڈھیٹ بنی اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی کتابوں کو بے مقصد ادھر ادھر کرتی رہی، پھر ذرا سا چہرہ موڑ کر ابرو چکا کر زیر لب مسکراتے ہوئے، تمہارا بڑا دل آ گیا ہے اس زاہد خشک پر۔ میرا کزن ہے، فیور کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ رابعہ نے اسے گھور کر کہا، آہا کزن سے سجن بھی بنا سکتی ہو، یہ بھی معیوب بات نہیں ہوگی۔ انوشا بےہودگی کی بھی حد ہوتی ہے۔ وہ تپ کر کھڑی ہو گئی اور جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ گھر میں سدرا آپی کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ کئی سالوں بعد پہلی خوشی تھی۔ بڑے چچا یعنی غضنفر کے باپ کے انتقال کے بعد کئی سال سوگوار گزرے تھے۔ سدرا کی شادی چند سال پہلے ہی ہونے والی تھی، مگر چچا جان کی موت کے بعد دادی لمبے عرصے تک بیمار رہی۔
जब रूबा सेहत हुई तो उसका मंगेतर स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर चला गया और यूं 2 साल और निकल गए। सो अब राहील विला में ये बड़े अरसे बाद खुशी आई थी। सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। बाजारों के चक्कर से फरागत के बाद रात को ढोल लेकर बैठ जाना, हंसी मजाक, फिर दिन भर सोते रहना। सारी रूटीन यकदम चेंज होकर रह गई। ऐसे में गज़नफ़र सख्त किस्म की मुश्किल में गिरफ्तार था। उसका कमरा छीन लिया गया था। अब वहाँ लड़कियों ने डेरा डाल लिया था। चूँकि अनुषा और सिद्रा का मुश्तरका कमरा अब वक्ती तौर पर सिद्रा की मलकियत में था, उसकी शादीशुदा सहेलियाँ और कज़न्स लड़कियाँ इसके साथ चिपकी रहती और इस कमरे से कुंवारी लड़कियों को टाल कर भी डांट डबट कर बाहर निकाल दिया करती। लड़कों के लिए कोई मसला नहीं था। उन्हें लाउंज में, लॉबी में, हत्ता के राहदारी में जहाँ जगह मिलती वो अपनी नींद पूरी कर लेते, मगर गज़नफ़र हिचकिचाहट का शिकार रहता। एक तो उसे तन्हाई में सोने की आदत थी और दूसरे वो देखता लड़के बेफिक्री से ट्राउज़र और बुनियान में सुबह देर देर तक ईंटते रहते और काम वाली मुलाजमाएँ उनके ऊपर से गुजर जाती। लड़कियां भी उन्हें क्रॉस करती, इधर उधर अपना काम निपटाती, कभी वहीं बैठकर नाश्ता नोश फरमा रही होती और वो कोफ्त का शिकार हो जाता। तुम कब मेरे कमरे में आकर सो जाया करो गज़नी, दादी उसे स्टोर से बरामद होता देखकर बोली। उसकी बगल में तकिया और कंधे पर चादर पड़ी थी, जिसे वो एक तरफ डालकर वॉशरूम की तरफ भर गया, मगर वापस लौट आना पड़ा। वहाँ कोई मोहतरमा अपने बच्चे को पॉटी पर बिठाया खुद छोटी चच्ची से गुफ्तो शनीद में मसरूफ़ थी। हद हो गई, यही जगह मिली थी तबसरों के लिए। वो सबर के घूंट भरकर नाचार सोफे पर आकर बैठ गया। मेरे कमरे में तो तुम्हारी दोनों पुफियाँ ही सोती हैं, इनसे क्या पर्दा तुम्हारा। अच्छा, अब सो जाऊँगा। उसने दादी से बहस मुनासिब ना समझी और सर हिला दिया। नाश्ता किया तुमने? बड़ी चची उसकी फ़िक्र में चली हैं। ये नाश्ता भी छुप छुपा कर करते हैं चची, कहीं हम लड़कियां इनका खाना भी हराम ना करें। वो किसी करीबी सोफे से अंगड़ाई लेकर उठी थी। नींद के खुमार में होने के बावजूद ज़बान चलाए बगैर न रही थी। वो सटपटाकर सोफे से खड़ा हो गया। वो दुपट्टे से बेनियाज फिटिंग वाली कमीज़ में बिखरे बालों को दोनों हाथों से संवारती उठकर बैठी थी। शलवार के पांचे ऊपर तक उठ रहे थे, जिससे गोरी गोरी नरम और नाजुक पिंडलियाँ झलक रही थी। वो लड़कियों की इस तरह की लापरवाह तबीयत से सख्त बेजार था। उसे रत्ती भर परवाह नहीं थी। ख़ानदान के लड़के अभी तक लाउंज के क्लीन पर लेटे थे, कुछ जाग रहे थे, वो भी कसलमंदी से पड़े थे। तुम चुपकी बैठी रहो, मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ी रहती हो। दादी ने वहीं से अपनी चप्पल उछाली थी, फिर उंगली से नज़र बचाकर अपने तख्त पर रखी चादर भी उसकी तरफ फेंकी थी। मेरी उम्र अब बच्चों के पीछे पड़ने की तो नहीं है दादो। उसने दादी पर गोया एहसान करते हुए चादर कंधे पर डाली और सोफे से खड़ी हो गई। लीलन की स्याह शलवार फिसल कर नीचे आई, यूं चांद जैसी पिंडलियां स्याही के अंदर गुम हो गई। उसने भी सुकून का सांस लिया। वो दादी का हाथ दूसरी चप्पल की तरफ उठते देखकर वहां से भाग ली थी। न लिहाज न शर्म है इस लड़की में तो। सिद्रा भी उसकी बहन है, मजाल है जो बेजरूरत कोई लफ्ज़ भी मुंह से निकालती हो। इसका तो बाबा आदम ही निराला है। दादी कितनी देर बुड़बड़ाती रही और वो दिल ही दिल में खुश होता रहा। कोई तो उसे खुले आम बदलिहाज और बेशरम कह सकता था। मेहंदी वाले रोज़ वो बाहर शाम में आने में जाने की बजाय अंदर ही रहा। उसे ऐसे जनाना फंक्शन से रगबत नहीं थी, ना उसे बेमकसद हुल्लड़बाजी से दिलचस्पी थी। 2 दिन बाद अपना कमरा नसीब हुआ था, सो वो कमरे में आ गया और इत्मीनान से नहाकर बाहर निकला। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर गीले बाल रगड़ रहा था। इस दम दरवाज़ा खोलकर अनुषा दाखिल हुए। खुशबू का तेज़ फुफका उसके नथनों से टकराया था। उसने घूम कर देखा, लहज़ा भर खीरा करने वाली चमक से आंखें टकराईं, गोया बिजली का कूंदा सा लपका, आंखों पर भी और दिल पर भी। उसने घबराकर जल्दी से निगाहों का जाविया बदल लिया। सब्ज़ रंग की हाफ स्लीव्स की शर्ट में उसका मुनासिब सरापा बेहद नुमाया और होशरुबा लग रहा था। गले की चौड़ाई और गहराई खासी थी। उसकी चमकदार गर्दन में नाजुक नगों वाला सेट जिगर जिगर करते हुए उसकी गर्दन के हुस्न को दो आशा कर रहा था। टिश्यू का दुपट्टा एक कंधे पर झूल रहा था और दूसरा किनारा सिडोल रेशम जैसे बाजू के घेरे से निकला हुआ आगे की तरफ आया हुआ था, जिसके किनारे पर छोटे छोटे घुंघरू लटक रहे थे। वो इसी किनारे को हाथ से झिलाती अंदर आ गई। यहाँ गहने रखे थे सिद्रा अपी के, देखे तो नहीं तुमने? वो इधर उधर देखते हुए ड्रेसिंग टेबल तक गई। दरवाज़ा नॉक करके आने में क्या कबाहत थी। वो बेहद फुर्ती से शर्ट उठाकर पहनते कदरे खिफत और झुंझलाहट के साथ बोला, मुझे भी शौक नहीं था तुम जैसे अपालू के सरापे को देखने का। वो मुँह भर तो थी, मगर इस हद तक नौबत का बहरहाल उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। बहरहाल मैं पसंद नहीं करता कि मेरे कमरे में कोई बिला दस्तक आए। वो तहम्मुल से बोला, यहाँ नहीं है कोई गहने वहने। वो समझ गया था। वो जान कर आई, महज ये देखने कि वो बाहर क्यों नहीं आया। गहनों का तो बहाना था। सारी रस्में हो चुकी थी और मोहतरमा को अब गहनों की याद आई थी।
तुम्हें क्या पसंद है ज़रा ये बताओ आज, ताकि मैं तुम्हारी पसंद में ढल सकूं। वह इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। यूं कि ड्रेसिंग का शफाफ आईना उसकी पुश्त पर हो गया। वो 2 कदम पीछे हट गया। अनुषा, मैं ऐसी बदतमीज़ी पसंद नहीं करता, उसका जवाब देने लगा। वो खिलखिला पड़ी। तेज़ ब्राउन शेड की लिपस्टिक के दरमियान उसके मोतियों जैसे दांतों की कितार नुमाया हो गई। रुखसारों पर छोटा सा गड़ा बेहद होशनुमा दिखाई देने लगा। तुम मुझसे इतना घबराते क्यों हो गज़नफ़र? मैं बला तो नहीं हूँ कि चिमट जाऊंगी? वह ज़रा सा और करीब हुई। दुपट्टे का वो घुंघरू वाला किनारा उसके सीने पर मारकर खुमार भरे अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। वह दम खुद रह गया। पेशानी यूं जल उठी जैसे अनुषा एहसान ने उसे जलते हुए शोलों में ही धकेल दिया हो। उसका हाथ पहलू में मचल कर रह गया, मगर चाहने के बावजूद उसका हाथ उठाकर उसके चमकते मगर मखरूश चेहरे पर ना मार सका। वो निगाहें उसके चेहरे से हटाकर पलटने लगा कि उसने एक खनकदार हंसी के साथ उसका बाजू पकड़ लिया। निरे बुद्धू हो तुम तो। मैं तो तुम्हारा एतमाद बहाल करना चाहती हूँ। तुम्हें एक मुकम्मल और मजबूत मर्द के रूप में देखना चाहती हूँ, जो औरत से भागे नहीं बल्कि उसके करीब आकर उसे खौफजदा कर दे, उसका एतमाद रेजा रेजा कर दे, उसका सुकून गारत कर दे। उसने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और कमरे से निकल गया। उसकी मदर हंसी ने दूर तक उसका पीछा किया था। उसके अल्फाज दहकते कोलों की तरह उसके असाब पर पड़े थे और वो धड़ धड़ जलने लगा। दादी के कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करके वो दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। पहली बार गुस्से की शदीद लपेटें उसके अंदर से उठने लगी। वो टहलने लगा, इधर उधर चक्कर खाने लगा। फिर थक कर खुली खिड़की से बाहर देखने लगा, जहाँ रंगो बू का सैलाब था। हर तरफ कह कहो की जल्द रंग थी। फुल वॉल्यूम से सीडी प्लेयर पर गंदे और बेहुदा बोलों वाले इंडियन गाने बज रहे थे। मूवी की तेज़ लाइट्स लड़कियों के चेहरों को चांद की तरह चमका रही थी। लुडी डालने वाली लड़कियों के गिर तो गोया लड़कों का ही जमे गफीर था। उसके लब बेसाख्ता भींच के। तो ये सब हरकतें बाएतमाद और भरपूर मर्द करते हैं। तुम्हारे ख्याल से इस तरह एतमाद बहाल होता है? दिल ही दिल में अनुषे से मुखातिब हुआ। नहीं अनुषे एहसान, ये एतमाद नहीं, मीडिया का बख्शा हुआ जहर है, जो हमारे जहनों में उतर कर दिलों को तारीक कर रहा है कि हमें अपने इतराफ फैलता हुआ अंधेरा और ईमान का घटता हुआ नूर महसूस ही नहीं हो पा रहा। उसकी नज़रें अनुषा पर जा पड़ी। वो ज़हेब के कमरे की फ्लैश लाइट की जद में थी और मसनूई भरमी का इजहार करते हुए इधर उधर भाग रही थी। फिर उसने ज़हेब के हाथ से कैमरा लेना चाहा, मगर उसका हाथ अदीब के हाथ में आ गया। ये मंजर न जाने क्यों उसे मज़ीद तपा गया था। उसने झटके से खिड़की का पर्दा खींच लिया। ये सारे लड़के तुम्हारे लिए बहुत नहीं हैं क्या? बाएतमाद, निडर, बेखौफ। वो बाथरूम में जाकर ठंडे पानी के छपक्के मारने लगा मुंह पर। बाहर से कमरे का दरवाज़ा किसी ने बचाया तो वो तौलिया उठाकर तेज़ी से बाहर आया और दरवाज़ा खोल दिया। छोटी फूफी की बेटी महफिश कुछ डब्बे उठाए अंदर चली आई। उसे देखकर ज़रा हैरानी से उसकी आंखों में झलकी। अरे आप क्यों अंदर बैठे हैं? इतना मज़ा आ रहा है बाहर। वो सारे डब्बे दादी के बेड पर तरतीब से रखते हुए बोली। फिर पलट कर बोली, ये सिद्रा पी के ससुराल वाले लाए हैं। सारी चीज़ें आप देखें, बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़े दिल वाले मालूम होते हैं। तानिया पी के ससुराल की तरह कंजूस नहीं है। वो एक डिब्बा उठाकर उसकी तरफ बढ़ी कि उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रहने दो, मैं भी देख ही लूँगा। चीज़ें भागी तो नहीं जा रही, चीज़ें तो नहीं भागी नहीं, मगर आप भाग सकते हैं। वो हल्के से हंसकर बोली, मगर उसने जवाब नहीं दिया। पलटकर बाथरूम में तौलिया लगाने लगा। गज़नी भाई, ससुराल वाले तो जा चुके हैं, आप आना चाहे तो आ जाइएगा, बस घर की लड़कियां ही रह गई हैं, इनसे क्या शर्माना। वापस पलटते हुए बोली, तुम्हें तो पता है मैं घर की लड़कियों से भी कुछ दूर ही रहता हूँ। वो बाथरूम से बाहर निकलकर कतई बुरा मानने बगैर बोला तो महविश मुस्कुरा दी। कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही दूर रहते हैं, चले यूं ही सही। वो हल्के से हंस दिया, मगर उसकी हंसी में उसकी आंखें उसका साथ न दे सकीं, बल्कि वो कुछ और सर्द सी हो गई। अनुषा आपी कह रही थी, सिद्रा आपी की बजाय गज़नी मायूं बैठे हैं और नूर भी हकीकतन उनके चेहरे पर आता है। तोबा, ही अनुषा आपी भी बड़ी मज़े की बातें करती हैं। वो हंसती हुई कमरे से निकल गई, मगर उसके दिलो दिमाग में फिर वही आग भर गई जिसे उसने बड़ी मुश्किल से ठंडा किया था। शादी के रोज़ उसने महसूस किया अनुषा ज़ुहैब से ज़्यादा उसकी नज़र में रहने की कोशिश में मसरूफ़ है। वो जितना बचता वो उतना ही उसके सामने चली आती। शायद ये सबकी मिली भगत थी या उसकी महज शरारत। वो उसे जिज करके खूब मज़े लेती। शादी के रोज़ तो क्लब में उसके कॉलेज का पूरा मुंह फट ग्रुप भी शरीक था और वो कुछ और मोहतात हो गया। वो तो यूँ भी मखलूत पार्टियां अटेंड ही नहीं करता था, मगर अब बहन का मामला था, वो मजबूर था। मगर सारे वक्त अनुषा उसके लिए अजाब ही साबित हुई। हर लम्हे के साथ उससे नफ़रत बढ़ती जा रही थी। पहले वो उससे खौफ खाता था, मगर अब नफ़रत महसूस करने लगा था। वलीमे के रोज़ तो हद ही हो गई। जब सारी गाड़ियाँ भर भरा कर होटल रवाना हो गई, वो आखिर में निकला और अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था कि वो ग्रिल खोलकर पोर्च में भाग गई। इंडियन स्टाइल की सारी बांदें
वो चूड़ियों से भरा हुआ हाथ जोर जोर से हिलाती उसे रुकने का इशारा कर रही थी। ये महारानी अब तक क्या कर रही थी? उसके हलक तक में करवाहट उतर गई। उसने फुट स्टैंड से पैर फर्श पर रखकर उसको देखा, मगर वो तो नहायत मोहब्बत के आलम में बाइक की पिछली सीट पर धप से बैठ गई और वो दम बखुद रह गया। दिमाग झुंझुना उठा था। दूसरे पल उसके वजूद के अंदर गोया तूफान उमड़ आया जब उसके चूड़ियों से सजे सुबक और नर्म मक्खन जैसे हाथों का घेरा अपनी कमर के गिर्द महसूस हुआ। उसे लगा जैसे दो सरसराते सांप उसके तरफ लेट गए हों। वो बल खाकर पलटा। सारी गाड़ियां चली गईं। अब तक क्या कर रही थी तुम? आराम फरमा रही थी। मुझे फिक्र जो नहीं थी। पता था तुम सबसे आखिर में जाओगे। ओहो, अब स्टार्ट करो। पता है हम बहुत लेट हो गए हैं। उसने हल्के से सांस ली, फिर पेशानी से पसीना पूंछा और शीशे का रुख मोड़कर धीरे से बोला, ज़रा पीछे हटकर बैठो। कितना पीछे? इतनी सी तो बाइक है। कौन सी लैंड क्रूज़र है? वो पीछे हटने के बजाय उसके बाइक स्टार्ट करने पर मजीद आगे खिसक गई। गुजफ्फर के असाब झुलस कर रह गए। उसके बाल उड़ उड़ कर उसके चेहरे और गर्दन पर सरसरा रहे थे, जो उसे बिच्छू के डंक की तरह महसूस हो रहे थे। अनुषा प्लीज़ पीछे हटकर बैठो, मैं आहिस्ता चलाऊंगा। उसने जैसे मिन्नत की। वो हंस पड़ी। ना बाबा, तुम्हारा क्या भरोसा। तुम सारे अगले पिछले इकट्ठे पिछले बदले चुका ना दो आज। वो बेबसी और झंझलाहट के मुश्तरका एहसास से दो चार था। बाइक फराटे से भगाने लगा। पता है मेरा क्या दिल कर रहा है गजनी? वो अचानक उसके कान के करीब मुँह करके एक ठंडी सांस भरकर गोया हुई। हम दोनों वलीमा अटेंड करने के बजाय यूं ही हवा के दोष पर सफ़र करते रहें, या फिर क्लिफ्टन चले जाएं और ठंडी रेत पर हाथ दिए चलते रहें। मगर वो एक तवील ठंडी सांस भरकर जैसे तरहम अमेज अंदाज में उसकी पुश्त देखने लगी। उसने बाइक होटल के पार्किंग लॉट में एक झटके से रोकी थी। हाँ, मगर तुम क्या जानो? वो नीचे उतरकर उसके अर्क आलूद चेहरे की तरफ देखने लगी, फिर जोर से हंसी। तुम तो बड़े बुद्धू हो गजम्फर। तुम क्या जानो ये सब बातें क्या होती हैं? वो तो कोई गुदास दिल वाला ही जाने। तुम तो पत्थर हो। एक खनकदार हंसी के साथ उसने टिशू उसकी गोद में फेंक दिया। वो एक अदा से चलती लहराती पार्किंग लॉट से गुजरकर अद्दा चली गई थी। वो अपनी अमजाद की इस हद तक इखलाकी पस्ती का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कितने देर ढीले बदन के साथ दिल गिरफ्तगी और रन से इस बात का तयन करता रहा कि वो ये सारी बकवास उससे करके गई है। यकदम उसे अपनी कनपट्टियों की रगें खींचती महसूस होने लगी। बाइक के डैश पर लात मारी और स्टार्ट करके तेज़ी से पार्किंग लॉट से बाहर निकल गया। सुबह नाश्ते की मेज़ पर अनुषा ने छोशा छोड़ रखा था। हाय वाय कर रही थी। अम्मी और दादी ने खूब खड़ी खड़ी सुनाई थी कि वलीमे में शिरकत क्यों ना की। इस हद तक तो वो बर्दाश्त कर गया, मगर अब नाश्ते पर उसी को मौजू बनाया गया था। वो खौफ में मुब्तला होकर बिना नाश्ते के सिर्फ चाय का मग उठाकर लाउंज में जाकर बैठ गया। हैरत है इसने तुम्हें बाइक पर बिठा कैसे लिया? नाइला आंखें टेढ़ी करके पहले गजम्फर को फिर उसे देखने लगी। होंठों के कोनों पर दबी दबी मुस्कान थी। बिठा तो लिया, मगर बेचारा पिघल पिघल कर पानी हो गया। उसकी आवाज़ में तमस्खराना हंसी भी शामिल थी। तुम भी अनुषा पूरी शैतान हो। राबिया जैम लगाते लगाते छुरी उसके हाथ पर मारकर हंस पड़ी। लगता है गजनी को इस घर से भागना ही पड़ेगा, कहीं और मान लेनी पड़ेगी। हाँ, मस्जिद में, किसी ने हल्के से कहा और गोया हंसी का तूफान उमड़ आया। कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर चची ने गजफ्फर भाई की शादी की तो इनकी बीवी का क्या हशर होगा। वाह महविश, क्या बात की तुमने, बड़ी दूर की सूझी तुम्हें। अनुषा का चेहरा धमकने लगा। चाय का कप उठाते हुए बोली, क्या होगा पता है? शादी के रोज़ गजनी घूंघट निकाल कर बैठ जाएगा और जो दुल्हन बेचारी अजहद करीब आई तो शर्म से करंट खाकर कहेगा, प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मारे लाज के कट रहा हूँ। नौशी, किस कदर बदतमीज़ है तू। नाइला का मुंह मारे हंसी के बंद नहीं हो रहा था। इन सब की ज़बानें इतनी ही बेबाक थीं। ये सब इंडियन मूवीज़ देखते रहने का नतीजा था कि फजूल और लच्चर गुफ्तगू उनकी ज़िंदगियों में इस तरह दर आई थी कि उन्हें एहसास ही नहीं था कि वो फहश गुफ्तगू करने के गुनाह की मुर्तकिब हो रही हैं। सुनो, फिर तो बड़ा बुरा होगा जुनैरा के साथ। उमानी जान तो तानिया आपी की नंद जुनैरा पर नज़रें लगाई बैठी हैं, मुमकिन बहू के रूप में देखती और तोलती रहती हैं। महविश ने गोया इंकशाफ किया। हाय बेचारी जुनैरा, उम्र भर मियाँ की पेशानी से पसीना ही पहुँचती रहेगी। अनुषा की बात पर ज़बरदस्त कह कहा पड़ा। वो मज़ीद गुलिफशानी करती। दादी और बड़ी चची के आ जाने पर वो सब किसी हद तक आपे में आई। अलबत्ता दबी दबी हंसी सबके लोगों पर खेलती रही। गोया सब इन जुमलों की लज्जत अब तक महसूस करके महजूज हो रही थी। उसके साथ बुरी तरह चटके थे। चाय की सारी भाप उसे अपनी आंखों से उतरती महसूस हो रही थी। वो हाथ खामोशी से अपने कमरे में आ गया। शर्ट उतार कर एक तरफ फेंकी और बाथरूम में जाकर कितनी देर शावर लेता रहा, मगर जिन शोलों में अनुषा एहसान उसे धकेल गई थी उसे वो निकल ही ना पा रहा था। ये ठंडे छींटे इस दहकती आग पर कोई मानी नहीं रखते थे। ये पानी से बुझ जाने वाली आग नहीं थी। सारी रात उसने इस आग को ठंडा करने में गुजारी। सुबह फिर से इन शोलों में
वो तेल छिड़क गई थी। वो बाथरूम से बाहर आया तो उसे अपने तपते हुए रुखसारों पर खनकी का एहसास हुआ। उसने एसी फुल कर दिया और कुर्सी पर बैठ गया। अपने अंदर के तूफान को बड़ी मुश्किल से दबाया था। अब वो दुख और रंज के एहसास से निकलकर कुछ और सोच रहा था। इस वक्त उसकी खुशनुमा आंखें सुलगती सी दिखाई दे रही थीं। पुरसुकून होने के लिए उसने आंखें मूंद ली। रात के खाने पर वो टेबल पर अनुषा के सामने वाली कुर्सी पर बैठा तो दिल की गहराइयों में एक हैजान बरपा था, मगर चेहरे पर बरहमी, कशीदगी और नागवारी की हल्की सी नकीर भी नजर न आ रही थी। वो किसी समुंदर की मानंद दिखाई दे रहा था, पुरसुकून सतह मगर अंदर तह में तूफान। खाने के बाद वो लाउंज में आकर सबके दरमियान आने की बजाय बाहर निकल गया। खासी रात गे वो लौटा था। बड़ा सा बंगला तारीकी में डूबा हुआ था। लॉन के हल्के बल्ब रोशन थे। वो ग्रिल खोलकर अंदर आया और लॉबी में रखे फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर उसे एक सांस में चढ़ा गया। खाली बोतल डाइनिंग टेबल पर ही पटक दी और चलता हुआ किनारे वाले दरवाजे के पास रुक गया। दफातन उसे अपने असाब खिंचते हुए महसूस होने लगे थे। नफरत, गुस्से ने उस पर गलबा कर लिया। वो उसकी रगों में दौड़ता हुआ लहू भी जैसे कड़वा हो गया। उसने लाख हल्के से घुमाया और कमरे में दाखिल हो गया। मध्यम सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी जो लैंप की थी। वो बेड पर चित लेटी हल्की आवाज़ में म्यूज़िक सुन रही थी। आहट पर उसने चौंक कर देखा। गज़नफ़र को देखकर उसे शदीद किस्म की हैरत का झटका लगा। ढीले से अबार नुमा लिबास में खुले बालों के साथ नींद भरी आंखों से उसने गज़नफ़र को बेयकीनी के आलम में देखा, जिसने जवाबन हल्की मुस्कुराहट उछाली थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब कैफियत थी। वो बेहद सर्द लग रही थी। फिर उसने दरवाजे का लॉक खट से दबा दिया। खैरियत, इतनी रात के कोई काम था क्या? सटपटा कर तकिया बाजू के घेरे से निकाल कर उठकर बैठ गई। हाँ, बहुत ज़रूरी, मेरी ज़िंदगी और मौत का मामला है। वो इसी सर्द आंखों और मुस्कुराते लबों के साथ उसके बेड पर आकर बैठ गया। उसकी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थी। अनुषा को यकदम यूँ लगा जैसे उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में दबा लिया हो। उसकी रगों में सनसनाहट होने लगी। वो आम दिनों से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। उसके देखने का अंदाज़ ऐसा था कि उसकी पेशानी से पसीना फूट निकला। कहो, क्या काम है? उसने हाथ बढ़ाकर लैंप का बड़ा बल्ब रोशन करना चाहा कि उसने बिजली की तेज़ी से उसके हाथ को झटका दिया। यह हमला इस कदर अचानक था। उसका हाथ लैंप से टकराया और लैंप एक छन्नाके से ज़मीन पर गिर गया। कमरा यखलख तारीकी में डूब गया। उसके हाथ साथ ही एक खौफ की सर्द लहर अनुषा के बर्तन में सरायत करने लगी। गज़नफ़र, क्या चाहते हो तुम? उसकी आवाज़ उभरी, मगर ऐसी जैसी धीमी रोशनी की तरह जो साए के डर से लरसती हुई मालूम हो। दूसरे पल उसकी चीख का गला गज़नफ़र के मजबूत हाथ ने घूंट दिया। वो उसकी गिरफ्त में बिल्कुल साकित और सामत रह गई। तुम चाहती थी ना कि मैं खुद से तुम्हारे करीब आऊँ, इतना करीब कि तुम्हें खौफजदा कर दूँ। तुम मुझे एक मर्द के रूप में देखना चाहती थी ना? उसकी भारी सरगोशी उसकी समात पर बच्ची की तरह उतरकर उसकी रूह को छेद गई। मुज़ाहमत की सारी कोशिशें बेदम हो गई। कभी भी मर्द को नहीं छेड़ते अनुषा एहसान, मर्द चाबी का खिलौना नहीं होता। इधर चाबी भर दी और मज़े से लेकर तमाशा देखो। ये तो ऐसा आतिशगीर मादा होता है जो खुला हुआ हो तब भी नुकसानदेह और डब्बों में बंद तब भी इतना ही खतरनाक। तुम इससे खेलने चली थी। बहुत नादान हो नौशी, बहुत नादान। उसकी हंसी में सांप की फिनकारी थी। खौफ और दहशत ने उसे अदमुआ कर दिया। वो एक आतिश फिशा बनकर फटा था कि उसके सामने तो बड़े बड़े दरख्त भी तरख कर गुम हो जाते। उसकी मिन्नत समाजत तो उस लम्हे नन्हे नन्हे पौधे महसूस हो रही थी, बल्कि उसके गिरगिराता रोता मचलता उसके रोना मचलना उसके अबाल को तेज़ कर रहा था। कदम कदम पर अहानत का एहसास ही था जो आज आतिश फिशा बन गया था। और इस आतिश फिशा के ढक्कन को अनुषा नहीं खोला था, मगर इस वक्त वो नहीं जानती थी कि उसके अंदर पकने वाला लावा उसे ही झुलसा देगा। औरत वाकई इतना बुरा नशा भी नहीं है कि फिर होश में ही ना आ सकूं। जाते जाते वो उसके लफ्ज़ों का तीर उसी पर बरसा गया। दरवाज़ा पूरी ताकत से खुला और बंद हुआ, मगर वो यूं ही बेहिसो हरकत बैठी रही। उसकी रूह पर ऐसा सन्नाटा छा गया था जैसे मैदान जंग के बाद हारे हुए लश्कर पर होता है। सुबह नमूदार हो चुकी थी, हमेशा जैसी ही सुबह थी, मगर अनुषा के लिए यास की गहरी तारीकियाँ ले आई थी। रात भर रोने के बाद जिस्म जो सुबह बुखार में फुनक रहा था, जहनी सा साफ शिकन एहसास से दो चार था। उसके सर में ऐसी धमाधम हो रही थी और वहशी दर्द अंदर का कासे से टकरा रहा था। दर्द का एक समंदर था जिसकी तूफानी मौजें यलगार कर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था उसने उठने की कोशिश की तो सर वहीं पड़ा रह जाएगा। सबसे पहले सिद्रा ने ही झांका था। वो सुबह आई थी, मगर अनुषा को नाश्ते की मेज़ पर ना देखकर उससे मिलने को बेताब ही होकर उसके कमरे में चली गई। मगर उसे बेड पर यूं बेहालो देखकर उसे झटका लगा। ज़रा सा छुआ तो लगा हाथ दहकती अंगीठी पर जा पड़ा हो।
वो उल्टे कदमों बाहर आई और तेज तेज आवाज में सबको पुकारने लगी। यकदम एक अफरा तफरी मच गई। रात तक हंसती खिलखिलाती अनुषा को बुखार में नीम बेहोश देखकर सबकी जान ही निकल गई। छोटी चची ने अपनी सहेली को फ़ोन कर दिया। कुछ बंगले छोड़कर ही तो उनका घर और क्लिनिक था। चची के फ़ोन पर दौड़ी आई, अनुषा को चेक किया, उसे इंजेक्शन लगाकर कमरे से बाहर आई तो चेहरे पर तफक्कुरात के तासुरात थे। उन्होंने सब पर एक तायराना निगाह डालकर सर हिला दिया, जैसे मुतमिन करना चाह रही हो। सब ठीक है, इसे बस आराम करने दिया जाए। ये कहकर उन्होंने चची को कोई इशारा किया, जिस पर अम्मी उन्हें फ़ौरन ड्राइंग रूम में ले आई। खैरियत तो है ना चची आयशा, कोई तशवीश की बात तो नहीं? चची तशवीश के आलम में दरवाज़ा बंद करके डॉक्टर आयशा की तरफ चली आई। ये होश में आ जाए तो तुम इसे गाड़ी में लेकर मेरे क्लिनिक चली आना, वहीं पर बेहतर तौर पर चेकअप हो सकेगा। यूँ भी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। वो शायद कुछ कहने का इरादा मुलतवी करके सोफे पर बैठते बैठते फिर खड़ी हो गई। क्या मतलब? नहीं, तुम कहो ना। क्या कहूँ? वो हंस दी, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है। बेशक शक और खदशात तो यूँ भी हमारे साथ साथ होते हैं। ओके, मुझे देर हो रही है, तुम कल ले आना इसे। वो कमरे से बाहर चली आई। अभी कमरे से बाहर आई तो दादी ने इस्तफसार करती निगाहें से उन्हें देखा, बल्कि सबकी नज़रें ही उन पर थीं। तब डॉक्टर नाइमा ने ही सबको मुतमिन कर दिया। खुदा जाने बैठे बैठाए क्या हो गया मेरी बच्ची को, मुझे तो लगता है नज़र खा गई किसी की। वलीमे के रोज़ लग भी तो बहुत प्यारी लग रही थी। दादी उसके बेड पर बैठकर उसका सर सहलाने लगी। हाँ, मुझे तो कुछ यही लगता है। सदा की वही सिदरा ने भी तायद में सर हिला दिया। सिदरा ज़रा गज़नी से कहो ये दवाइयाँ ले आए। चाची ने नाइमा का दिया हुआ पर्चा सिदरा को दिया, जिसे लेकर वो कमरे से बाहर चली आई और फ्रिज के पास खड़ा था। 7 का टीन खोलते हुए सिदरा को देखा। क्या बात है? ये कुछ मेडिसिन है, तुम ले आओ प्लीज़। वो हिचकिचा गई, मगर इस वक्त गज़फ़र के अलावा और कोई मर्द मौजूद नहीं था। उसने खामोशी से टीन मुँह से लगाकर एक बड़ा सा घूंट भरते हुए पर्चा उसके हाथ से ले लिया और इस पर सरसरी नज़रें डालता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। 2-4 बड़े बड़े घूंट भरकर खाली टीन उसने वहीं क्यारी में फेंका और जेब से बाइक की चाबी निकाल कर एक नज़र दोबारा पर्चे पर डाली और तमस्खराना अंदाज में हंस पड़ा। अब किसी तरह की मेडिसिन इसका इलाज नहीं है। कोई दवाई इसे ठीक नहीं कर सकती। पर्चे के कई टुकड़े करके उसने हवा में उछाल दिए। आग से खेल रही थी तुम, जलना तो था ही। वो बाइक सड़कों पर भगाने लगा। 2 दिन में ही वो सदियों की बीमार नजर आने लगी थी। ख़ानदान भर के अफराद फर्दन फर्दन उसकी मिजाज पुरसी को आए और ख़ासे शॉक्ड होकर गए थे कि सिर्फ बुखार ने उसकी ये हालत कर दी है। छोटी चच्ची उसकी मिन्नतें कर करके थक गई कि वो नाइमा शकील के हॉस्पिटल चले, उनके साथ वो उसका प्रॉपर चेकअप करे। पर वो तो कमरे तक से निकलने को तैयार नहीं थी, बल्कि चीखो पुकार मचाकर सबको कमरे से बाहर निकाल देती और कमरा बंद करके पड़ी छत को घूरती रहती। रो रो कर भी थक गई थी। अब तो वो अपनी शगिस्तगी और इस कचोके के एहसास से निढाल बस पड़ी रहती थी। उसके अंदर बर्फ़ की सी यख बस्तगी फैल गई थी। सारे एहसास जैसे बर्फ़ का रूप धार चुके थे। वो पूरे 3 दिन बाद उसे देख रहा था। उसके कमरे में आया था। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर धूप की शिद्दत को महसूस कर रही थी। चेहरे पर ऐसी वीरानियाँ थी कि उसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की याद आ गई। शायद ऐसा सन्नाटा और ऐसी हैबतना की वीरानी तो वहाँ भी नहीं होगी। बस एक लहजे दिल रुकता हुआ महसूस हुआ। कोई चीज़ दिल में सोचने लगी, मगर दूसरे पल नफरत अमेज़ एहसास दिल के किसी गोशे से उभर कर उसके चेहरे को मुतमिन कर गया। एक तमानियत उसकी रग रग में सरायत करने लगी। घर के फ़र्द होने के नाते तो मुझे भी इयादत का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए थे ना। वो अंदर आ गया। वो उसकी आवाज़ पर पलटी और कितनी देर उसकी तरफ देखती रही। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें सुलगने लगी और जैसे उनमें खून उतर आया। यू बास्टर्ड, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? कमीने, जलील इंसान। वो नफ़रत के एहसास के साथ उसकी तरफ बढ़ी और बेड से तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। गेट लॉस, मैं तुम्हारा मकरूर चेहरा भी नहीं देखना चाहती। वो तकिए का वार खाली देखकर बफर कर उसकी तरफ झपटी। अनुषा, ये क्या बदतमीज़ी है? दादी दरमियान में आ गई। चची भी गुस्से से बेटी को घूरने लगी। तुम्हारी बीमारी में इसका क्या कसूर है? इसे कहें चला जाइए मेरे कमरे से, दफ़ा हो जाए यहाँ से। बेबसी और बेचारगी के एहसास ने उसे रुला दिया। मैं तो तुम्हारी खैरियत पूछने आया था, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। प्लीज़ प्लीज़ अनुषा, टेंस मत हो, मैं चला जाता हूँ। वो सादतमंदी से सर झुकाकर बाहर निकल गया। चची बेचारी शर्मिंदगी महसूस करके रह गई। बड़ी चची दरवाजे पर ही खड़ी थी। उनके बेटे के साथ अनुषा का रवैया कम अज़ कम उनकी बर्दाश्त का इम्तिहान ही था। ताहम वो सब्र का घूंट पीकर खामोशी से उल्टे पैरों लौट गई। सारी दुनिया बीमार होती है, कई कई बीमारियां जान को लगती हैं, मगर कोई यूं तुम्हारी तरह मुंह लपेट कर नहीं बैठ जाता। सातवें आसमान पर दिमाग रहता है। चची उस पर बिगड़ने लगी। नाइमा 10 फ़ोन कर चुकी है कि उसे मेरे पास लेकर आओ। अब सब नौकर तो नहीं लगे हैं ना हमारे के घर आए इस महारानी के लिए। वह चुपचाप माँ की फनकार सुनती रही।
बमुश्किल अपने अंदर की आग को ठंडा किया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, मगर जिसके अंदर ही बहुत हबस हो, हिद्दत हो, दोपहर उतर आई थी सख्त दोपहर उतर आई हो तो कोई छाँव भी कैसे छाँव बने। वो लॉन में पागलों की तरह घूमती रहती। उसे पता था वो बैठा अपने कमरे में फाइनल के एग्ज़ाम्स की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से कर रहा होगा। वो चलते चलते उस गोशे की तरफ आ गई जहाँ उसके कमरे की खिड़की खुलती थी। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। वो जूतों समेत बेड पर दराज था और आंखों पर बाजू रखे हुए था। नफरत का एक तेज़ रेला उसके अंदर से उठा, धमाके से खिड़की का पट बंद किया। नाजुक सा शीशा इस हमले की ताब न लाकर छनाके से फ्रेम से निकलकर क्यारी में गिरा और छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बिखर गया। वो भागती हुई इस हिस्से से चली गई। उसकी रोज़ पर रोज़ गिरती हालत ने चची को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वो एक औरत थी और फिर एक माँ। उनकी निगाहें हर लम्हा उस पर रहने लगी थी और एक रोज़ उसे बेतहाशा उल्टियाँ करते देखकर वो उसके सर पर आन खड़ी हुई। नौशी तौलिए से उसे मुंह पूंछता देखकर उन्होंने उसका रुख यकदम अपनी तरफ कर दिया और उसे कुछ ऐसी मशकूक नज़रों से देखने लगी कि उसकी पलकें लड़स कर झुक गई और झुकने वाली इन पलकों ने चची के वजूद पर ऐसा ब्रस्ट मारा कि वो कितनी देर तक तो कुछ बोलने के काबिल ही न रही। उसने पशमुर्दगी के साथ सर झुकाकर अपना जुर्म मान लिया कि उसके सिवा कोई चारा नहीं था। अनुषा, तू तू इस हद तक पस्ती में उतर जाएगी? तो एक चीख उनके लबों से आज़ाद होगी। उनकी ममता ठंडी पड़ गई। गर्म गर्म शोलों की लपेट में आकर उसे पकड़कर दीवार से लगा लिया। किस खबीस के साथ मुंह काला किया है तूने? कौन है वो वो मरदूत खून पी जाऊंगी मैं, उसका भी और तेरा भी। बता बता, मुझे नाम बता उसका। यकजक उनका हाथ उठा और उसके चेहरे जिस्म पर हर जगह तवातर से पड़ने लगा। वो यूं ही दीवार से लगी उनकी मार खाती रही। आज़ादियाँ देने का ये मतलब था कि तूने माँ बाप की इज्जत यूं धूल बना दी, कंकर मिट्टी कर दी तूने जलील लड़की। तुझे मेरे सफ़ेद बालों का ख्याल न आया? बता कौन है वो कमीना जिसके साथ मिलकर तूने हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई हैं? ये शोर सुनकर सब हवास बाख्ता भागे चले आए। चचा जान ने आगे आकर दीवानावार अनुषा को मारती चची का हाथ पकड़ लिया। छोड़ दे मुझे, आज मैं इसे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। वो शोहर की मदाहलत पर चिल्लाई। दादी सिद्रा, बड़ी चची सब सन्नाटे का शिकार थे। सबकी नज़रें अनुषा पर थीं। तासुफ और दुख की लहर ने दादी को वहीं खड़े खड़े गोया काट डाला। सिद्रा ने उन्हें सारा सहारा देकर संभाला था। चचा जान को भी मामले की गहराई का एहसास हुआ। मामले की नौयत का पता चला तो उनकी गिरफ्त बीवी पर ढीली पड़ गई। उन्होंने बीनी की तरफ बेयकीनी से देखा। दूसरे पल उनकी आंखों में खून उतर आया। जबड़े भींच भींच के पेशानी से पसीना फूट निकला। वो पलटकर बड़े बड़े कदम उठाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। बता कौन है वो कुमीना? नाम बता उसका। कॉलेज में पढ़ता है तुम्हारे साथ क्या? चची फिर उसी गुस्से के आलम में उस पर झपटी। तब पहली बार उसमें जुम्बिश हुई और दरवाजे की तरफ देखा जहाँ सिद्रा दादी को थामे हुए थी और दरवाजे से बाहर गज़फ़र दिखाई दिया। उसने उंगली उठाकर गज़फ़र की तरफ इशारा किया। वो है मुजरिम, वो है जिम्मेदार, उसके साथ मुंह काला किया है मैंने। लम्हा भर कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो शायद हवा से महरूम चांद पर होता होगा। सबकी नज़रें बेयकीनी से गज़फ़र की तरफ उठी और गज़फ़र कुछ कहता कि बड़ी चची आगे आई और एक सन्नाटे था थप्पड़ अनुषा के मुंह पर झड़ दिया। बेगैरत, बेहया, मेरे मासूम पाकबाज बच्चे पर इतना रकीक इल्ज़ाम लगाते हुए तुझे शर्म न आई? वो तो तेरे साय से भी दूर रहता है। तेरे नजस वजूद को वो क्यों छुएगा? जिसके साथ मुंह काला किया है उसका नाम तो तू छुपाएगी ही ना। अपने बेटे पर लगा हुआ इल्ज़ाम बड़ी चची के ज़ब्त को पारा पारा कर गया। वो फिर दादी की तरफ पलटी। माँ, आज तक मैं खामोश रही हूँ। इसकी जायज़ नाजायज़ बातों को मजाक समझ कर टालती रही हूँ। मेरे बच्चे को ये मजाक का निशाना बनाती मैं नज़रअंदाज करती रही। मेहराब, ये इस हद तक नीच पुने मगर अब ये इस हद तक नीच पने का सबूत देगी। किसी की गंदगी मेरे बच्चे के सर थोपेगी। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। अम्मी अम्मी, आप बाहर चलें। गुज़फ़र ने अंदर आकर माँ को जल्दी से थामना चाहा मगर वो गुस्से में इस कदर थी कि उसके हाथ झटक दिए। नहीं गज़नी, बर्दाश्त की भी हद होती है। पता है इसने तुम पर क्या इल्ज़ाम लगाया है? अम्मी, महज उंगली उठा देने से मैं मुजरिम तो नहीं हो गया ना। मेरी पाकीज़गी और पारसाई की आप ही नहीं ख़ानदान का बच्चा बच्चा गवाह है। फिर मुझे और आपको उलझने की क्या ज़रूरत है? उसने नहायत इत्मीनान से ठहरे हुए लहजे में कहते हुए अनुषा पर नज़र डाली जो आज दर्द से फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। एहतजाज की पुरजोर लहर उसके अंदर से उठी मगर अंदर ही दम तोड़ गई। दादी ने अपनी जगह से उठकर बड़ी चची के कंधे को हल्का सा सहलाया। हाँ फ़ायज़ा, इसने बड़ी ओछी हरकत की है मगर इस चांद पर थूकने से अपना थूका खुद मुंह पर आता है। गज़नी तो ऐसा पकीज़ा और फरिश्ता सिफ्त है कि इस पर उठी उंगलियां ज़्यादा देर उठी नहीं रह सकती। उन्होंने ये कहते हुए बेहद आज़ुर्दगी और दुख के एहसास के साथ अनुषा को देखा। ये तो खुद उसकी पारसाई की गवाह है मगर इसने मेरे बच्चे को बेज़बान समझकर ये इल्ज़ाम लगाया है। बड़े अफसोस की बात है नौशी, तुम दोहरे जुर्म की मुर्तकिब हो रही हो। दादी के लहजे में ही नहीं आंखों में भी मलामत थी।
वो यकदम ही बेहद ज़ईफ़ और निढाल नज़र आने लगी। तुमने अपने माँ बाप के बेजा लाड प्यार और आज़ादी का इतना गलत फ़ायदा उठाया है, हमारे सर शर्म से झुके हैं। काश तुझे ये सब करते हुए मौत आ जाती। दादी लरजने लगी। गज़नफ़र ने उन्हें जल्दी से थाम लिया और अनुषा पर निगाह डाली। वो जिस ज़हनी आज़ार और अज़ियत के सहरा से गुजर रही थी, उसका अंदाज़ा वो उसके चेहरे से हो रहा था। उसकी आंखों में गज़नफ़र के लिए नफ़रत की लहर साफ देखी जा सकती थी। फिर एकदम वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो दी और रोते रोते फर्श पर बैठ गई। पता नहीं अपनी शिकस्त रुला रही थी या गज़नफ़र की फतह उसे देखी न गई। आज वो मुजरिम होते हुए भी सुरखरू था, तो ये उसकी अपनी पारसाई और इतने बरसों की नेक नामी का समर था, या उसकी फाश गलतियों का खमियाजा भुगत रही थी। गज़नफ़र के लिए आज गोया फतह का दिन था। उसे यही पारसाई जो अनुषा एहसान की तहज़ीक से गाली की तरह लगती थी, आज मोतबर कर गई थी। उसकी पारसाई का ढिंढोरा अभी तो अनुषा ने ही पीटा था। वो उसे रोता हुआ देखता रहा, फिर कमरे से निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता सब कमरा छोड़ गए, सिर्फ सिदरा रह गई जो उसके करीब आकर बैठ गई। नौशी, तू गज़नफ़र के साथ फिर ज्यादती कर गई। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर तुमने इस घर के मकीनों के दिलों में दरार डाल दी है। वो मुजरिम है, वही मेरी इज्जत का लुटेरा है, फिर क्यों मैं उसे इल्ज़ाम ना दूँ। वो चिल्लाई तो सिदरा ने मुतासफाना सांस भरकर उसे देखा, फिर उठते हुए बोली, नौशी, तुझे अपने इस किए पर नदामत नहीं है जो तू दूसरा गुनाह करने चली है। खुदा के लिए इसको इसका नाम बता दो जिस पर तुम पर्दा डाल रही हो, ताकि कोई बेहतर फैसला हो सके। चली जाओ, मैं कह रही हूँ ना, दफ़ा हो जाओ, मुझे तनहा छोड़ दो। आई से गेट लॉस्ट। वो हलक फाड़ कर चिल्लाई, फिर घुटनों में सर देकर बिलक बिलक कर रोने लगी। घर की फिजा सख्त बोझल हो गई थी। बात छुपने की नहीं थी, ख़ानदान भर में फैल गई और जिसने सुना अंगश्ते बदंदा रह गया। किसी ने चचा जान और चची को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया, जिन्होंने अनुषा को आज़ादियाँ दे रखी थी। किसी ने डिस्ट कल्चर को। अनुषा की बेबाक फितरत से तो सब आगाह थे, मगर वो इज़्ज़त की यूं धजिया बिखेर देगी, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। चचा जान घर से रूठ कर चले गए थे। उनका कहना था या अनुषा इस घर में रहेगी या वो रहेंगे। घर का माहौल सख्त मुतासर हो रहा था कि ऐसे में गज़नफ़र ने अपनी खिदमत पेश कर दी। जाने उसने बड़ी चची को कैसे राज़ी किया था। वो महर बलब हो गई थी। शायद गज़नफ़र के इस फैसले पर बुरी तरह हर्ट हो गई थी। सो चुप साध ली। जिसने सुना गज़नफ़र की वुसअत क़ल्बी को सराहने लगा, उसकी शराफत और बड़ेपन की दिल खोल कर तारीफ़ें की, और यूँ वो यकदम ही ख़ानदान में हीरो बन गया। अनुषा लाख सर पटकती रह गई कि वो उससे शादी हरगिज़ नहीं करेगी। जहर खा लेगी या किसी दारुल अमान चली जाएगी, मगर उस फरेबी से शादी नहीं करेगी। आपके चचा जान ने उसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाई थी। उनका कहना था, ये तो गज़नफ़र की बड़ाई है कि वो आंखों देखी मक्खी निकल रहा है। वो बेबसी और बेचारगी अमेज़ कर्ब से रेत की दीवार की तरह ढह गई। मामला दबाने के लिए ये सारा कुछ महदूद पैमाने पर और बहुत जल्दी किया गया था। वो अज़ियत का जो सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँची थी, उसका दिल ही जानता था। मुझे बहुत अफसोस है कि ज़हेब ने तुम्हें रद्द कर दिया। हालांकि चाहने वालों की तो खामियां भी खंदा पेशानी से कबूल करनी चाहिए। मोहब्बत के बुलंदो बांग दावे करने वाला ज़हेब तो बहुत आम सा बन निकला। उसने कमरे का चक्कर लगाते हुए ज़रा देर ठहर कर उसकी तरफ देखा, जो सादा से सूट में किसी पत्थर के बुत की तरह पलंग के ऊंचे पुश्ते से लगकर बैठी थी। बस उसकी सांसों की आमदोरफ्त से ही पता चल रहा था वो जिंदा है। भला हफ़्ज़ और मोहब्बत में फिर फ़र्क ही क्या रह जाए कि जिसे आप चाहते हो उसे उसकी खूबियों और तमाम तर खामियों समेत कबूल न करें। मोहब्बत में दिल इतना सिमट कैसे सक जाता है। हालांकि तंग दिल और तंग नज़र लोग तो मोहब्बत कर ही नहीं सकते। ये तो खुले जहन खुले दिल के लोगों की एक्टिविटीज़ हैं। फिर वो हंस रहा था, पता नहीं उस पर हंस रहा था या ज़हेब की तंग नज़री पर तासुफ़ कर रहा था। फिर चलता हुआ बैठ के सरहाने आया और उसका बगौर जायज़ा लिया। फिर चश्मा उतार कर साइड पर रखा और उसके नज़दीक आकर बैठ गया। पहली बार उसमें जुम्बिश हुई। रुख मोड़कर उसने तेज़ निगाह से उसे देखा। इतने करीब देखकर उसके अंदर से गुस्से और नफरत का उबाल उठा और कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर करने लगा, मगर अपनी बेबसी पर वो फड़फड़ा कर रह गई। ताहम नफरत से उसने पूरे ज़ोर से उसके मुंह पर थूक दिया। वो इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं था, सन्नाटे में रह गया। तुम फरिश्ता नहीं, शैतान हो शैतान। ये चोला तो तुमने यूं ही पहन रखा है। तुम खुश हो कि ख़ानदान भर में हीरो बन गए हो, मगर कोई नहीं जानता कि अंदर से तुम कितने गलीज़ हो। वो कब का रुका हुआ लावा बहा बैठी, मगर वो बेहद तहम्मुल से जेब से रुमाल निकाल कर चेहरा पोंछने लगा। फिर पहले से मुस्कुराया। मैंने कभी खुद को फरिश्ता नहीं कहा, कभी अपनी पारसई का ढंढोरा नहीं पीटा। मैं तो बस अपनी आदत और फितरत के मुताबिक ही ज़िंदगी बसर कर रहा था। फरिश्ता तो लोगों की नज़र में मुझे तुमने बना दिया। मेरी पारसई को कॉलेज और ख़ानदान भर में तुमने ही मौजू बना रखा था, वगरना मेरे नज़दीक तो ये महज मेरी आदतें थीं। वो लहजा भर रुका, फिर एक गहरी सांस भरकर उसके चेहरे से निगाहें हटाकर सामने दीवार पर जमा दी। मैं कमज़ोर बशर था अनुषा एहसान, मेरे अंदर के शैतान को तुमने ही जगाया। शैतान तो असली दुश्मन है इंसान का,
बाबा आदम को भी वरगलाने से बाज नहीं रहा, उन्हें जन्नत से बेदखल करवाया। फिर सोचो मेरी बसात क्या थी, मैं तो आदम के पैरों की खाक की भी खाक नहीं था। मुझ पर गलबा पाना तो शैतान के लिए बहुत आसान था। मैं तुमसे नहीं शैतान से दूर रहता था, अपने नफ्स से खौफजदा रहता था, मगर तुमने शैतान को मुझ पर खुला छोड़ दिया। मेरे गुस्से और नफरत ने मुझे कमज़ोर कर दिया और यूं मैं एक बड़े गुनाह का इर्तिकाब कर बैठा। वो रुका, एक कर्ब और अजियत के एहसास से लब भींचकर उसे सुलगती नज़रों से देखने लगा। यकदम जैसे उसके अंदर गुस्से का उबाल उठा था। उसने उसका बाजू झटके से खींचा तो वो तवाज़न न रख सकी और उसके कंधे से आ लगी। उसे फटी फटी आंखों से देखने लगी। तुम्हारा ख्याल है मैंने ये सब हीरो बनने के लिए किया है? तुमसे शादी करना मेरा कोई ख्वाब नहीं था। वो उसकी गिरफ्त से निकलने को मचली। अहानत के एहसास ने उसे झुलसा दिया। नहीं अनुषा, ये सब मैंने सिर्फ अजाले के तौर पर किया है। जो गुनाह मुझसे शैतान ने गलबा पाकर नफरत से करवा दिया, मुझे जन्नत से एक बार फिर महरूम करने की कोशिश की, इस गुनाह को धोने की कोशिश की है, वगरना तुमसे शादी। हाँ, वो ऐसी तहकीर से हंसा कि वो अजियत में गिरफ्तार होकर तड़पने लगी। मेरे नज़दीक महज जिस्मों का मिलाप रफ़ाकत नहीं कहलाती। रफ़ाकत में आदमी हमाजान शामिल ना हो तो वो शराब है। मैं अपने जज्बे, अपनी वारफ्तगियाँ, अपनी शिफ्तगी मता की तरह अपने पास महफूज रखता हूँ। ज़िंदगी कोई सराय नहीं है, कोई कोई आए ले जाए। मेरा आइडियल इंडियन मूवीज़ की दिलदादा कोई लड़की नहीं है। शाहरुख पर मरने वाली और लेक्चर अदाकारों की तरह अदाएँ दिखाने वाली लड़की नहीं हो सकती। ये कहते हुए उसने हिकारत से उसे देखा और धकेल कर बेड से उतर गया। ऐसी तो हर कदम पर मिल जाती हैं, ऐसी तो महज लम्हात रंगीन करने के लिए भी बहुत है। नहीं, मेरे पाकीज़ा जज्बे अपनी नस्वानियत से हर आंख को सराब करने वाली लड़की नहीं हो सकती, बल्कि एक पाकीज़ा सोच और अपनी नस्वानियत के मगरूर एहसास के साथ उसकी किसी मताह की तरह हिफाजत करने वाली लड़की के लिए है। सुनो अनुषा, औरत की मिसाल फ़ज़ाओं में लहराती हुई पतंग की सी है, जो साफ़ो किरदार की डोर के सहारे आकाश की वसतों में झूलती रहती है। जब तक ये डोर सही और सालिम रहती है, वो रिफ़तों में प्रवास करती रहती है, और जब ये डोर टूट जाती है तो हवा के दोष पर पस्ती की तरफ जाना शुरू कर देती है। चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। वो ज़ोर से चिल्लाई। उसे अपना पूरा जिस्म एक आग में जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने रुक कर उसे देखा, फिर जग से पानी भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। लो, ये पानी पियो। उसने सुलगती निगाहें ऊपर उठाकर उसे देखा, फिर गिलास थाम कर उसे दीवार पर दे मारा। तुम समझते हो मुझ पर शादी का एहसान करके तुम पाक साफ हो गए, जन्नत के हकदार बन गए हो? तुमने कोई छोटा गुनाह नहीं किया है, मैं लाख गुनाहगार सही, मगर तुम मेरे मुजरिम हो। मैं तुम्हें हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। बेशक मेरी दीन से इतनी वाक़फ़ियत नहीं है, मैं नहीं जानती किस गुनाह का कितना अज़ाब है और किस नेकी का कितना अजर, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि बंदों के गुनाह बंदे ही माफ़ करेंगे, तब माफ़ी होगी। वो बेड से उतर कर उसके मुकाबिल खड़ी होगी। वो दम साधे उसे देखता रहा। तुम कोई पैगंबर नहीं हो कि महज शैतान ने ये काम करवा दिया। तुमने इंतकामत ये सब किया है। इसकी आवाज़ भर आ गई। फिर वो अज़ियत से लब भींच कर उसे देखते हुए बोली, मगर इतना पस्त, इतना गिरा हुआ इंतकाम तो कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता। वो आंसू पीती हुई उसके पास से भागती बाथरूम में चली गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। आगही के लम्हे इंसान पर बिल्कुल अचानक वारद होते हैं और तब वो खुद पर हैरान और भी मुतासब होता है, इसलिए कि वक्त की डोर कभी तो हाथ आ जाती है और कभी इतना वक्त बीत चुका होता है कि मदावे का या तलाफ़ी का कोई इम्कान नहीं होता। उसे यक कमरे में हब्स का एहसास हुआ। वो लॉन की खुली फ़ज़ा में निकल आया। सारे लोग शायद बड़े दिनों बाद चैन की नींद सो रहे थे। वो नीम तारीख गोशे में इस तरह से टहलने लगा, फिर सिगरेट निकाल कर पीने लगा। ये आदत उसे अचानक ही हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लगा था। उसे लगा जैसे उसका जिस्म टूट रहा है। वो आहिस्तगी से बदहाल से अंदाज में चंबेली की बाड़ के पास बने बेंच पर बैठ गया और आंखें मूंद कर अपने आप से निजात पाने की कोशिश करने लगा। उस पर अज खुद गफलत की तारी होने लगी, शायद इसलिए कि इतना ही उसके बस में था। उसकी रगोपै में नाकाबिले बर्दाश्त जलन होने लगी। आंखें खोलकर उसने आधी से ज़्यादा जली सिगरेट दोनों पैरों के दरमियान घास पर फेंक दी और ढीले अंदाज में कंधे झुकाकर उस नन्हे मुन्ने सुलगते शोले को तकने लगा, जो घास की नमी से आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगा, फिर गुम हो गया। ज़िंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, शोला बनती है ना, ये बुझकर धुआं होती है। इतनी अजियत अमेज़, तल्ख और कड़वी ज़िंदगी का तो उसके पास तसव्वुर भी ना था। वो नज़र के सामने होती तो गुस्से और नफ़रत का उबाल उठता, और नज़रों से गुम होती तो निगाहें उसे तलाशने लगती। इस छत तले सिर्फ अजनबियत ही नहीं थी, बल्कि दोनों ही एक पुरमिलाल जर्द जर्द सी कैफियतों में सांस ले रहे थे। गज़नफ़र के लिए ये सारा कुछ कभी भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता। उसका दिल चाहता वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी वीराने में मुंह छुपा कर बैठ जाए और तब तक छुपा रहे जब तक उसकी रगों में दौड़ने वाला वो गंदा खून दम न तोड़ जाए, या वो खुद मौत की आगोश में न उतर जाए। ऐसे ही एकदम ही अपने महज़ब वजूद से नफरत होने लगी। वो इन असाब शिकन रोज़ो शब के दबाव से घबरा कर वाकई घर छोड़ कर चला गया।
सब उसके यूं अचानक घर से निकल जाने पर अनुषा से बाज पुरस करने लगे। उसके पास क्या जवाब था सिवाय उस खत के जो वो छोड़ गया था। मैं जवाब के सिलसिले में लाहौर जा रहा हूँ, अचानक जाना पड़ा है। आप सब लोग परेशान ना हो, मैं फ़ोन पर आपको अपनी खैरियत की इत्तला दे दूंगा। बड़ी चची बहुत दिल गिरफ्तार हुई। उनकी शिकवा गुनाह नजरें रह रह कर अनुषा पर उठती। अनुषा ने उसके जाने के बाद सुख का सांस लिया था या नहीं वो नहीं जानता था, मगर घर से दूरी भी उसके लिए किसी आजमाइश से कम न थी। लाहौर की सड़कों पर आवारागर्दी करते हुए भी वो सोचें तो उसके हमरा ही थी। कितना पागल हूँ, जगह बदलने से जहन बदल जाते हैं भला। जब तक दिल का मौसम जहन की आबो हवा न बदले, दुनिया के किसी मोहल्ले में चले जाएं एक सा मौसम रहता है। ए दिल, ये तेरी वहशत क्या और दिखाएगी? कब तक इन्हीं गलियों में बेसिमत फिराएगी? किस मोड़ पर रुकना है, किस राह पर जाना है? बतला तो सही जालम, कहीं और ठिकाना है? इस शहर तजब्जब में हम बात करें कैसे? दिन काट के हैरान है, अब रात करें कैसे? वो होटल के कमरे से बाहर निकल आया। सुबह से होने वाली बारिश का जोर टूट चुका था। कायनात की हर शय धुल कर निखर आई थी, मगर उसे लग रहा था हर शय की गर्द जैसे उसकी रूह में उतर आई है, जिसमें इजाफा हो रहा था। वो ट्राउज़र की जेबों में हाथ डाले, फिर इसी अमल में मसरूफ़ हो गया और टहलने लगा। हर तरफ चहल पहल नजर आ रही थी। खाने पीने के लवाजमात से भरी दुकानों पर इंसानों का हजूम था। हर शख्स मौसम की इस बारिश को एंजॉय कर चुका था और अब बशाशत सबके चेहरों से जाहिर हो रही थी, मगर उसके अंदर कसीफ सा धुआं भरा हुआ था जो कम ना हुआ था। शायद यहाँ बारिश का कोई छींटा नहीं पड़ा था। उसका ख्याल था अब वो शायद उम्र भर इस खिलफशार से निकल नहीं पाएगा। सुकून उसकी ज़िंदगी से दबे पाँव शायद निकल गया है। अजब मोड़ पर ठहरा है काफिला दिल का। सुकून ढूंढने निकले थे, वहशतें भी गईं। वो सिगरेट के मरगोले फजा के सबूत करता हुआ वापस होटल की तरफ चलने लगा। क्या उसने जो इंतहाई सफाकाना वार किया था अनुषा एहसान पर, वो दुरुस्त था या गलत? बसरे कैफ वो ऐसा सब कुछ करके मसरूर हरगिज़ नहीं था। उसके अंदर कोई चीज़ उसका दिल महसूस रही थी। उसकी रूह में चिंगारियाँ भर रही थी। अनुषा का खिलखिलाता रूप उसके चश्मे तस्वुर में अब तक समाया हुआ था। फिर उसी हुस्न को आंसुओं से भीगता हुआ भी देखा था। वो सारे लम्हात उसके जहन की सतह पर लहरों की तरह उभर उभर कर बिखर रहे थे। वो उसके दिल को एक इज़्तिराब में धकेल रहे थे। अगर वो यही चाहता था तो फिर ऐसा करके मुतमिन और खुश क्यों नहीं था? उसे तो बहुत गहरी, बहुत पुरसुकून नींद आनी चाहिए थी कि उसने अपनी अहानत का बदला सूद के साथ ही लिया था। उसकी आंखों की सतह पर चुभती रेत बिखरी हुई थी। उसके दिल के अंदर वीरानी और सन्नाटा फैला हुआ था। ना सुकून था, ना वहशत, बस बेनाम खामोशी, बेनाम सा सन्नाटा, जैसे असाब मुंजमद हो गए हों, सारी सोचें ख़त्म हो गई हों। दिल जज्बों से, तमाम एहसासात से खाली और बेनूर हो चुका हो और वो भागती दौड़ती ज़िंदगी का बेकार बेबस उज़ू बन के रह गया हो। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और खोला, मगर वो पूरा खाली उसका मुँह चिरा रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने ये पैकेट खरीदा था। पूरे 20 सिगरेट! अपनी जहनी परागंदगी ने उसे बेहद और बेतरह से हर्ट किया था। उसने खाली पैकेट डस्टबिन में डाल दिया और होटल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कभी कभी इस तरह ही होता है, बल्कि अमूमन होता है कि जब मनफी जज्बात का तूफान थमता है तो सोचने का अमल शुरू हो जाता है और यहीं से नफ़ा नुकसान सूदो ज़िया का एहसास भी उजागर होने लगता है। क्या खोया क्या पाया की फ़िक्र दामन से लिपट जाती है। अगर नफ़रत और गुस्से के तूफान में खोया ही खोया हो तो ऐसी ही बेसुकूनी रूह पर गालिब आ जाती है। जिसकी गिरफ्त से निकल भी नहीं पाए, वो ऐसी ही अजियतनाक कैफियत में गिरफ्तार था जो अजियत वो अपनी दानिश में अनुषा एहसान को दे आया था। उससे कहीं ज़्यादा अजियत अमेज़ी में खुद मुब्तला था। वसी और इस बेड पर लेटने और बावजूद कोशिश की नींद आंखों से दूर थी, जैसे सहरा से पानी। हमारे बात हैं कुछ लोग कैसे, देख तो आए, चलो इस शहर को एक बार फिर से देख तो आए। बहुत दिन से समंदर की हवा गुमसुम सी आती है, ना हो तूफ़ान के रुख पे सफ़ीने, देख तो आए। किसी दिन आरजुओं के खंडर में झांक कर हम भी दरो दीवार पर क्या क्या है जाले, देख तो आए। वो जिस तरह अचानक घर से चला गया था उसी तरह अचानक वापस आ गया, मगर कुछ शर्मिंदा शर्मिंदा सा। दादी तो बाकायदा खफा हुई। चचा जान भी बास पुरस किए बिना न रहे। जाहिर है वो बताए बिना जो चला गया था, जो आपकी तो उसे वाकई ज़रूरत न थी। चचा जान और बाप का मुश्तरका कारोबार आफ्टर ऑल उसे ही संभालना था। वो सर झुकाए सबकी डांट डबट सुनता रहा। आखिर में बड़ी चची के घुटने पर हाथ रख कर फर्श पर बैठ गया। आप कुछ नहीं कहेंगी? दादी की तरह कान खींचे, चचा जान की तरह गुस्सा करें। वो उनकी खामोशी पर कुछ जुज़बुज़ हो गया। शायद माँ की डांट खाकर मुतमिन होना चाहता था, मगर उन्होंने जवाबन उसे ऐसी नज़रों से देखा कि वो निगाहें कतरा कर मुस्तरिब हो उठा। अब तुम बच्चे जो नहीं रहे, सो डांट कर क्या करूँगी? वो एक गहरी सांस भरकर उठकर लाउंज से निकल गई। वो शर्मिंदा सा अपने सफरी बैग के साथ वहीं बैठा रह गया। जाओ अब कमरे में जाओ, आराम करो, सफ़र से आए हो, थके हुए होगे। अनुषा से कहकर खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। दादी उसे बहुत देर तक यूं ही बैठे देखकर मोहब्बत से बोली। वो चौंका। अनुषा?
اس کی سماعتوں پر کچھ ایسا اثر ہوا جیسے وائلن کے تنے ہوئے تاروں پر کوئی کھٹ سے ہاتھ مار دے تو تمام تار جھنجھنا اٹھتے ہیں۔ ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ دادی، بڑی پھپھو کا فون ہے، آپ کو بلا رہی ہیں۔ لاؤنج کا پردہ تھامے دادی سے مخاطب تھی۔ ابو کے کمرے سے اٹھائیے گا فون، یہ کہہ کر پلٹتے ہوئے اس کی نظریں غضنفر پر اٹھیں۔ وہ بھی اسی کو تک رہا تھا۔ نگاہیں اٹھیں اور ایک دوسرے پر گھنگ سی اٹھی رہ گئیں۔ وہ اس کی غیر متوقع آمد پر حیران تھی اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے کاٹن کے ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض میں بڑی سی چادر نما دوپٹے میں اچھی طرح خود کو لپیٹے ہوئے ہمہ وقت دوپٹے سے بے نیاز رہنے والی اور فٹنگ والے کپڑوں میں لاپرواہی سے گھومنے والی انوشا احسان تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی پاکیزہ سی ہستی میں محسوس ہو رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم نے دونوں کے دل پر ہاتھ مارا تھا، مگر دونوں کو چہرے کے تاثر بے حد مختلف تھے۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ کر پلٹ گئی اور وہ کتنی دیر کھویا کھویا ہلتے پردے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا خیال تھا وہ بہت بدل گیا ہے، مگر یہاں انوشا والی تبدیلی نے اسے لمحہ لمحہ حیران کیا۔ وہ سارا دن خود کو مختلف کاموں میں الجھائے رکھتی، جو کبھی ہل کر پانی نہ پیتی تھی۔ زیادہ تر کچن میں نظر آنے لگی، مگر جو ہی اذان ہوتی وہ فوراً وضو کرنے چل دیتی۔ فارغ وقت میں تسبیح پڑھتی رہتی، کبھی قرآن کبھی پنج صورتیں لیے لان کے کسی گوشے میں۔ بڑی چچی کی زبان پر ہر وقت انوشے کا نام چڑھا رہتا۔ پھوپھی آتی تو انوشا کے بنائے ہوئے بہت عام سے کھانوں کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی۔ اٹھتے بیٹھتے انوشا کے سغرا پہ اس کی شرافت، اس کی گھرداری کی تعریفیں کرتی نظر آتی۔ سغر اور سلیقہ شعر تو اسے بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کی وارڈروب چمچمانے لگی تھی۔ بیڈ کور، باتھ روم، اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھی ایک ایک کتاب گرد سے پاک دکھائی دیتی، اور خود اس کا چہرہ بھی بالکل نیا نویلا سا دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ اتنی کم گو ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی تو سارا دن اس کی آواز سنائی نہ دیتی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اس کے آئیڈیل میں ڈھل چکی ہے۔ ایسے ہی شریک حیات کا آئیڈیل تو تراشا تھا اس نے، اور انوشا احسان کا یہ روپ چونکا دینے والا ہی نہیں، خوش آمد بھی تھا۔ وہ چونکا ضرور تھا مگر متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے خیال میں وہ یہ سب اس کا دل جیتنے کو کر رہی تھی۔ اس کی مغرور مردانہ فطرت اود آئی۔ وہ تفاخر سے ہنستا اور سوچتا کہ وہ اس کی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے، اسے گھائل کرنے کے لیے یہ جتن کر رہی ہے۔ بیچاری، یہ احساس بڑا ہی نشاور اور مسرور کن ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی نگاہوں میں رہنے کے لیے، دل میں اترنے کے لیے جتن کر رہا ہو، آپ کی پناہ تلاش کر رہا ہے۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کے سارے انداز بتا رہے تھے وہ اس کی پسند میں ڈھل رہی ہے۔ وہ اسے دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے پتہ نہیں اپنے کس احساس، کس جذبے کی تسکین کر رہا تھا۔ اس روز وہ دادی کے کمرے میں کسی کام سے آئی تھی۔ اس نے بے ارادہ ہی اسے مخاطب کر لیا، ایک کپ چائے مل جائے گی؟ وہ دادی کی وارڈروب کے نچلے حصے سے بیڈ کور نکال رہی تھی۔ سر ہلا دیا، جی ضرور۔ اس کے لہجے میں نہ محبت تھی، نہ گرم جوشی، نہ سرد مہری، نہ اجنبیت، بس سادہ سا اقرار تھا، جیسے لگی بندی ملازمہ کا ہوتا ہے۔ پھر بیڈ کور نکال کر وارڈروب کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، ابھی بھجواتی ہوں، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، میرے بیڈ روم میں دے جانا۔ اس نے جلدی سے اگلا حکم صادر کیا۔ وہ سر ہلا کر چلی گئی اور وہ اپنے کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگا کہ وہ چائے لے کر آئے گی تو وہ اسے اس کے رویوں میں اس تبدیلی پر طنز کرے گا، اسے اس کی ڈرامے کی داد دے گا اور اس تبدیلی کی وجہ ضرور پوچھے گا۔ حالانکہ وہ تبدیلی کے اس محرک سے آگاہ تھا، مگر اس کے منہ سے سن کر لطف اٹھانا چاہ رہا تھا یا اپنے اس جذبے کی تسکین تھی۔ انوشا کا یہ فرمانبردار روپ اسے بڑا لطف دے رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کہہ لگائے خوب اور اپنی پچھلی بزدلانہ سی طبیعت پر خوب پچھتائے کہ وہ عورت ذات سے اتنا خائف کیوں رہا، وہ بھی انوشا احسان جیسی سے۔ وہ تو محض اس شاخ کی مانند تھی جو اکڑ گئی تھی، مگر اندر سے بے حد خستہ، ایک جھٹکے سے ٹوٹ جانے والی۔ اس کی اس خستگی کا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ جو اپنی غلطی پر لاہور کی سڑکوں پر نکلتے ہوئے وحشت زدہ اور پچھتاووں کا شکار رہا، یکدم ان تمام احساسات اور بے سکونی سے نکل آیا۔ اپنی غلطی کو فراموش کر کے انوشا کے اس روپ کو انجوائے کرنے لگا۔ اس کے انداز و اطوار پر دل ہی دل میں ہنستا اور کبھی کبھی اس کی بھرپور ایکٹنگ سے متاثر ہو کر اسے داد بھی دیتا۔ اسے سخت مایوسی ہوئی جب اس نے ملازمہ کے ہاتھ چائے بھجوا دی۔ اس کا دل چاہا ٹریس میں چائے اس ملازمہ پر الٹ دے۔ وہ سخت بدمزہ ہو کر رہ گیا۔ بہت کچھ کہنے سنانے کی آرزو دل میں ہی رہ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ انوشا کو کچن میں دیکھ کر چلایا۔ وہ کیبنٹ کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ اس نے کیبنٹ کا دروازہ مکے سے بند کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں اپنے کام ملازموں سے کروانے کا عادی نہیں ہوں، آئندہ میرے تمام کام تم خود ہی کرنا۔ مجھے اس بیڈ روم میں ملازموں کا وجود سخت ناپسند ہے۔ اس کا تحکم آمیز لہجہ اس نے ذرا چونک کر دیکھا، تاہم بولی کچھ نہیں۔ کیبنٹ کا دروازہ کھول کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کیا زبان گروی رکھائی ہو، اتنی بے زبان تو کبھی نہیں تھی۔ وہ استہزائیہ ہنسا اور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ آپ چائے پیئیں گے؟ وہ اب برنر کی طرف متوجہ ہوگی جہاں اس نے چائے چڑھا رکھی تھی۔ اتنا سلجھو اور درگزر کرنے والا انداز، وہ بھی انوشا احسان کا۔ اس کے دل پر بڑی پرکیف فضا چھا گئی۔
اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ واقعی چڑیا اڑتے ہوئے بھی بزدل ہی ہوتی ہے اور عقاب عالم سکرات میں بھی گردن اٹھائے رکھتا ہے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ضرور پیوں گا، اگر بدمزہ نہ ہوئی تو۔ پھر اس کے چہرے پر تفصیلی نگاہیں ڈال کر مسکراتے ہوئے بولا، اور میرا نہیں خیال کہ تم بدمزہ چائے بناؤ گی۔ امی نے تمہیں ٹھیک ٹھاک ٹرین کر دیا ہے، اچھی بات ہے، غلطیوں سے سبق سیکھنا دانش مندی کی نشانی ہے۔ پھر اس کی طرف جھکا اور ایک سانس خارج کرتے ہوئے کچھ سوچ کر ہنسا۔ کیا تم عمر بھر یہ ڈرامہ ایکٹ کر سکو گی؟ وہ مزید کچھ کہتا، وہ جواب میں کچھ کہتی، بڑی چچی نے اندر داخل ہو کر ایسی سرد نظریں غضنفر پر ڈالیں کہ وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ چائے چاہیے امی؟ ہاں چائے ہی بن رہی ہے، تم اپنے چچا کے پاس لاؤنج میں جا کر بیٹھو، انہیں بھی دے رہی ہوں، تمہیں بھی دے جاؤں گی، انہوں نے فریج سے دودھ نکالتے ہوئے لٹ مارنے والے انداز میں کہا۔ وہ چونک کر ماں کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ان کا لہجہ اتنا بے مہر آج تک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس کے آگے پیچھے پھرتی، اس کی طلب بن مانگے پوری کرنے کی کوشش کرتی۔ اس نے سر جھکا لیا اور سوچا تھک گئی ہوں گی، اس لیے کچھ اکتائی ہوئی سے محسوس ہو رہی ہیں۔ جاتے جاتے وہ انوشا کے جھکے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈال گیا جو برنر کی تپش سے لال ہو رہا تھا، یا غضنفر کی آنکھوں کی آگ سے۔ مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں کے گوشوں میں پھیل کر سمٹ گئی۔ ایک عجیب سا احساس لیے لاؤنج میں چلا آیا۔ چچا جان اور چھوٹی چچی کی نظر میں وہ بہت معتبر ہو گیا تھا۔ ان کی نگاہیں اس پر اٹھتی تو عقیدت اور محبت سے بلائے لیتی محسوس ہوتی۔ وہ ان کا وہ دماد تھا جو دھوپ میں چھاؤ کی طرح ہوتا ہے، جو گھپ اندھیرے میں روشنی کا پیغمبر بن کر آتا ہے۔ رات وہ کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے لبوں کی تراش میں تمسخرانہ مسکراہٹ در آئی۔ بقول شیکسپیئر کے دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر شخص اداکار۔ شاید وہ بھی اپنا کوئی کردار ادا کر رہی تھی، مگر فطرت سے ہٹ ادا کرنا، وہ بھی عمر بھر، بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے شاید۔ وہ بڑی زہر خندی سے سر جھٹک کر باتھ روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو وہ جائے نماز لپیٹ رہی تھی۔ تم یہ ڈرامہ ساری عمر پلے کر سکو گی؟ وہ زبان سے پھسل جانے والے زہر کو نہ روک پایا۔ ٹرالی پر رکھے پنسورا کو اٹھاتے ہوئے اس نے اس پر ایک نگاہ ڈالی۔ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر کشادگی کے ساتھ پھوٹی۔ وہ جھلس کر رہ گیا، بنا جواب دیے اس اطمینان کے ساتھ پنسورا کو سینے سے لگائے باہر نکل گئی اور وہ شب خوابی کا لباس بدل کر بستر پر گر گیا۔ رات اچانک گہری نیند سے غضنفر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ شاید گھپ اندھیرے میں سونے کا عادی تھا۔ روشنی کی ہلکی سی لکیر بالکنی سے آ رہی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو نگاہیں وہیں تھم گئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی بھی دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے دعا مانگتے ہوئے رو بھی رہی تھی۔ اس کے الفاظ آنسوں سے بھیگ بھیگ کر ٹوٹ رہے تھے۔ یا اللہ، تیرے سوا میرا اور کون ہے؟ تو ہی سب کا آسرا اور ٹھکانہ ہے۔ میرے تو سب حال بگڑے ہوئے ہیں، نہ دین کی ہوں نہ دنیا کی ہوں۔ اللہ، یہ میں نے خود ہی بگاڑے ہیں، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ اے خیر کے مالک، میری خستہ حالی اور پڑا گندگی دور کر دے۔ اے اللہ، میں خطا وار ہوں، میری گردن تیرے آگے شرمندگی سے جھکی ہوئی ہے، مگر تو کریم ہے۔ تو اگر ہماری خطائیں نہ بخشے گا تو ہم کس در جائیں گے کہ ہمارا تو آسرا اور ٹھکانہ ہی تو ہے۔ اے الہی، میرا ہاتھ پکڑنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اگر تو نے بھی دور کر دیا تو پھر رحم کون کرے گا؟ اے دلوں کی اصلاح فرمانے والے، میرے قلب کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرما دے۔ اسے حیات کریمی، اے حیات کریمی، جس کے کرم کے سامنے پہاڑوں کے برابر گناہ بھی بے مقدار ہے، ہم کو معاف کر دے۔ الہی، آپ نے ایمان دیا، یہ ایمان کا لباس پہنائے رکھنا۔ یا اللہ، میرے گناہ کی بے شک حد ہے، مگر تیرے فضل کی کوئی حد نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ عزت دیں تو اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر آپ اہانت کریں تو کوئی اسے عزت بخش نہیں سکتا۔ اے عرشوں کے مالک، مجھ کو عزت عطا فرما، اہانت و ذلت سے بچا۔ آپ پردہ پوشی کرنے والے ستار العیوب ہیں، دونوں جہاں میں پردہ ہی رکھنا۔ آپ کے کرم کی بھوکی ہوں، کرم ہی کرم رکھنا مولا، کرم ہی کرم رکھنا۔ گہرے سناٹے میں اس کی گڑگڑاہٹ بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات کی تنہائی میں کی جانے والی عبادت ڈرامہ نہیں ہوتی، اداکاری نہیں ہوتی، سوانگ نہیں ہوتا۔ تنہائی میں بہانے جانے والے آنسو سچے ہوتے ہیں، جنہیں فرشتے بھی موتی کی طرح چن لیتے ہیں۔ وہ ایک احساس کے تحت اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں غضنفر کے دل پر ضربے لگانے لگی۔ مسلسل رونے سے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ اس نے ہولے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر جنبش نہ ہوئی تو وہ ہولے سے پکارا، انوشا۔ اب اس نے سر اٹھایا۔ آنسوں سے تر چہرہ اور دھند سے لپٹی آنکھوں کے ساتھ وہ پلکیں جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ شاید اس صبر میں پلکوں کی دیوار اٹھانی اسے مشکل لگ رہی تھی۔ غضنفر کے دل پر زبردست چوٹ پڑی۔ وہ اس کے چہرے سے نظریں چرا گیا، پھر قریب رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر اسے دینے لگا کہ اس نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ نہیں، یہ پانی میں نے دادی کے لیے پڑ رکھا ہے، ان کے پیروں میں درد رہتا ہے نا۔ وہ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، پھر جلدی سے گلاس اسی جگہ رکھ کر اٹھا اور فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر خالی گلاس میں انڈیل کر اس کے پاس لے آیا، یا اس نے بغیر ہیلو حجت اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر منہ سے لگا لیا۔
ٹھنڈے پانی نے تپتے ہوئے دل کو بہت سکون بخشا تھا۔ اس کے آنسو بہنا بند ہو گئے۔ اس نے گلاس ایک طرف رکھ کر چادر کا کنارہ منہ پر رکھ پھیرا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے تکنے لگا۔ ایک اضطراب دل میں ہلکورے لینے لگا۔ کئی ایک پل گہری خاموشی چھائی رہی، جیسے دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ غضنفر بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ان گنت سوال مچل رہے تھے اور انوشا کے دل میں بھی بہت بوجھ تھا۔ کئی لمحے اس خاموشی میں سرک گئے، پھر انوشا دیوار سے سر ٹکا کر جیسے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، تمہارے جانے کے بعد مجھ پر بہت لان تان ہوئی۔ میں نے سب کی نظروں میں معتوب اور رسوا ہوتی۔ خاندان بھر کی ہی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہو گئیں۔ سب کا کہنا تھا غضنفر کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اس پر ایسی لڑکی مسلط کر دیا گیا ہے جو کسی اچھے کیا کم اچھے انسان کے قابل بھی نہیں ہے، اور غضنفر نے اگر دباؤ میں نہیں کی یہ شادی تو پھر بہت بڑی نیکی کمائی ہے، بہت بڑا اجر پایا ہے۔ تمہارے یوں بنا بتائے چلے جانے پر خوب ہے مجھ پر کہ کوئی شریف آدمی مجھ جیسی لڑکی کو زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سو نے کہا کہ اب واپس نہیں آئے گا۔ اس دل آزار اور اذیت ناک باتوں نے مجھے بہت رلایا۔ میں زندگی میں اتنا نہیں روئی جتنا ان چند دنوں میں لوگوں کے دل دکھانے والی باتوں پر روتی رہی ہوں۔ مجھے لگا میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں، بڑی دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا۔ میرے سر سے چھاؤ چھن گئی ہے اور میں ننگے سر دھوپ میں کھڑی کر دی گئی ہوں۔ تب پہلی بار میں نے لان کے گوشے میں روتے ہوئے اذان کی آواز پر کان دھرے، پھر وضو کیا اور گھر کے ویران گوشے میں جا کر اللہ کے آگے جھکی اور خوب روئی۔ وہ ایک لمحے چپ ہوئی، مگر نظریں دیوار پر ہی مرکوز تھی۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو کا جھرنا بہہ رہا تھا۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مجھے خدا سے مانگنا نہیں آتا تھا کہ کیسے مانگا جائے اور کیا مانگا جائے، اسے کن کن ناموں کے واسطے مانگا جائے، مگر وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ مجھے پہلی بار ادراک ہوا کہ اس تک جانے کے لیے راستوں کے پیچ و خم میں نہیں الجھنا پڑتا۔ اس کے پاس جانے کا تو بہت سیدھا صاف ستھرا راستہ ہے، اور وہ تو 2 قدم آگے بڑھنے والوں کو خود 10 قدم بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ اس نے مجھے تھام لیا۔ میں سجدہ ریز ہو کر بچوں کی طرح سارا درد اس کے سامنے کھول بیٹھی۔ مالک تو جانتا ہے میں بہت گنہگار ہوں، میرے پچھلے گناہوں کے سبب ہی آج مجھ پر عذاب آیا ہے، مگر تو تو میرے سب حال جانتا ہے، میرے مجرم کو جانتا ہے۔ آج یہ سب لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں تو اس لیے کہ میں نے تجھے بھلائے رکھا۔ میرے معبود، میرے پاس اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے۔ میں سخت لاچار ہوں، میری مدد فرما۔ مجھے سب نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، مگر تو میرا بن جا، میرا مددگار حامی، کہ تیری بخشش میرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے گناہ بے شک فرض سے عرش تک پہنچ گئے ہیں، مگر تیری بخشش تو کل کائنات کو بھر سکتی ہے۔ مجھ پر رحم کر مالک۔ میں بہت رو کر جب اٹھی تو چچی جان کو قریب پایا۔ وہ جانے کب سے کھڑی تھی، پھر یکدم مجھ سے لپٹ کر رو پڑی۔ میرے آنسوؤں کو اللہ نے اتنی جلدی قبول کر لیا، مجھے ایک حامی مددگار سے نواز دیا۔ چچی چپ تھی، میں مہر بلب، مگر میرے آنسو خود کہانی سنا رہے تھے۔ پھر چچی بولی، مجھے معاف کر دو انوشا، اور اس شیطان کو بھی جس نے تجھے پامال کیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر بہت روئیں۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، کس طرح وہ دلوں کو نرم کرتا ہے، کس طرح دلوں میں محبت ڈالتا ہے، کس طرح سہارے سے نوازتا ہے۔ مجھے چچی کی ہمدردی محبت کا حوصلہ کیا ملا۔ میں بکھرتے پھر جڑنے لگی۔ میرے اندر کی بغاوت دم توڑ گئی، میرے دل کا بوجھ کم ہوتا چلا گیا۔ مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں رہی، اس لیے کہ میں نے خدا کو پہچان لیا۔ میں نے 1000 چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دی اور ایک بڑے طاقتور سے خوف کھانے لگی۔ اس کی پناہ میں عافیت تلاش کرنے لگی کہ وہ خوف کھانے والوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اپنی عافیت میں لے لیتا ہے، اسے تمام دوسری خالی قوتوں سے امان میں رکھتا ہے۔ انوشا، غضنفر بتابانہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ جلدی سے بولی، نہیں غضنفر، میں تو تمہاری مشکور ہوں کہ اس حادثے کو میں نے زحمت کی بجائے رحمت میں بدل دے دیکھا ہے۔ اس سے مجھے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملا ہے۔ وہ گنہگاروں کو ایسے جھٹکوں سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے، وگرنہ وہ مجھ سے غافل رہتا اس کا کیا بگڑتا، میں اخروی نعمتوں سے محروم رہ جاتی۔ یہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوا ہے۔ غضنفر کے دل پر چابک پڑ رہے تھے، اس کی مردانہ انا ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ اس کا وہ غرور، وہ اس کی پناہ تلاش کرنے کے جتن کر رہی ہے، اسے گھائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آج ٹوٹے کانچ کی طرح بکھر کر اس کے دل میں چبھنے لگا تھا۔ اس کا منہ چرانے لگا، ندامت نے اس کا سر جھکا ڈالا۔ وہ صرف مرد تھا، خدا تو نہیں تھا، نائب تھا زمین پر، بادشاہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ وہ بھی اس عظیم بادشاہ کا محض ادنا سا خادم تھا، بس اس پر تھوڑی ذمہ داری ڈالی گئی، مگر وہ ذمہ داری کو مالکانہ اختیارات سمجھ کر مسرور ہو رہا تھا۔ جس کا دل چاہا منہ چھپا کر کسی کھو میں جا بیٹھے، جہاں اس کے دل کی گندگی انوشا احسان یا کسی کے علم میں نہ آ سکے، مگر وہ اس کے دل کی حالت سے بے نیاز اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ مغرب میں اتنے نفسیاتی کیس کیوں ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی یہ روحانی سہارا نہ ہوتا تو ہم بھی کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کر نفسیاتی مریض بن جاتے۔
مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں تو تمہاری مشکور ہوں غضنفر کہ اس حادثے نے مجھے اتنا بڑا روحانی سہارا بخشا جس سے میں اپنی کوتاہی کے باعث اب تک منہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر روشنی بھری ہوئی تھی، یہ روشنی اطمینان قلب کی تھی، جیسے کوئی بہت بڑی دولت پا لینے کے بعد چہرے پر آتی ہے، جیسے بڑی فتح کے بعد کسی جرنیل کے چہرے پر آتی ہے، جیسے پھر زمین پر کومپل کے نکل پڑنے پر کاشتکار کے چہرے پر آتی ہے۔ صبح بہت انوکھی تھی، ایسی صبح غضنفر کے لیے شاید پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ روشنی میں نرمی اور نغمگی تھی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو رہا تھا، جب انوشا نے پردے کھولے تو نرم نرم روشنی اس کے چہرے پر پڑی، مگر وہ کھڑکی سے آتی روشنی کی بجائے انوشا کے چہرے پر بکھری چاندنی دیکھ رہا تھا۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی، اس کے گیلے بال شانوں پر نرم دھلے ریشم کی طرح پڑے تھے، اس کے کناروں پر پانی موتیوں کی طرح چمک رہا تھا، لیٹوں کا پانی اس کے چہرے پر چمک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا رخساروں پر جا بجا ہیرے دمک رہے ہوں۔ اسے ایک دل آویز تبسم کے ساتھ اسے دیکھا اور استحقاق کے انداز میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انوشا کو یکدم اپنے پہلو سے آنچ اٹھتی محسوس ہوئی، اس کی انگلیاں ہینگر پر لرز گئیں اور وہ سر جھک گیا۔ چچی کے ساتھ مجھے بازار جانا ہے، وہ اس احساس سے نکلنے کی غرض سے یوں ہی رخ موڑے موڑے بولی۔ کچھ کپڑے وغیرہ لینے ہیں گرمیوں کے۔ غضنفر نے یکدم اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ اس نے کچھ گھبرا کر اسے دیکھا، مگر دوسرے پل پل کے جھکا دی۔ اسلام میں شوہر کے ساتھ جانے پر کوئی ممانعت نہیں ہے، میرے ساتھ چلنا، کچھ اپنی پسند کے کپڑے بھی دلوانے ہیں، یہ سفید رنگ دیکھ دیکھ کر تو جی اوپ گیا ہے میرا۔ اس نے اس کے سفید ملتانی کڑھائی والے سوٹ کو دیکھ کر اس طرح منہ بنایا کہ وہ بے ساختہ ہنسی کو نہ روک سکی۔ غضنفر نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ آؤ پھولوں سے جھولیاں بھر لیں، لوگ ہنستے ہیں بار بار کہاں۔ بہت نازک پرفریب لمحے آ کر ٹھہر گئے ان دونوں کے درمیان۔ انوش، کیا تمہارے دل میں اللہ اور رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میری جگہ ہے، میری محبت ہے؟ اس نے جذبات کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا تو وہ اسکول گرل کی طرح جھیم کر خود میں سمٹ گئی۔ خامیاں تو ہر بشر میں ہوتی ہیں انوشی، فرشتے کا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا، تم میری خامیوں سمیت مجھے قبول کرو گی نا؟ اس نے اس کی طرف بہت آس سے دیکھا تو ایک شرم بھری مسکراہٹ انوشا کے رخساروں پر اتر آئی۔ دامن کشا کیے، چہرے پر محبت بھرا تبسم افروز کیے، اجالا ہی اجالا بہار ہی بہار بن کر اس کی راہ میں کھڑی تھی۔ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، یہ سمجھ میں آ جایا تھا۔ اس کی خوشنما آنکھیں لفظ و معنی کے سارے در کھول رہی تھیں، وہ جو کہہ نہیں پا رہی تھی وہ آنکھیں وہ ہونٹ کہہ رہے تھے، وہ شگفتہ تر چہرہ کہہ رہا تھا، یقین دلا رہا تھا کہ اب یقین نہ کرنا تو بڑی بے وقوفی کی بات ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت ثناور اپنے اختتام کو پہنچا۔